अध्याय 949 डोनी। डॉनी ने तांग जैन से उनके मूल के बारे में जानने की कोशिश की और तांग जैन का भी यही विचार था। हालांकि उसके मन में पहले से ही एक सामान्य विचार था, फिर भी उसे इसकी पुष्टि करनी आवश्यक थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति, जो अच्छा इंसान नहीं लग रहा था, जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत था। दरअसल तांग जैन ने डोनी को बहुत पहले ही देख लिया था। जिस दिन से वे हेवांग गांव में दाखिल हुए थे, चमड़े के कवच में लिपटा ये लापरवाह सा दिखने वाला आदमी समय समय पर उनके आसपास दिखाई देता था और तांग जैन और बाकी लोगों की हर हरकत पर नजर रखता था। ये व्यक्ति शायद तांग जैन और उसके समूह को आसान शिकार समझता है, लेकिन वह उनकी ताकत से सावधान है, इसलिए वह पूरी तरह से तैयार होने तक कोई कदम नहीं उठाएगा। वह तांग जैन और अन्य लोगों से संपर्क करने, बातचीत शुरू करने और उनसे जानकारी निकालने के अवसरों की तलाश में था। दुर्भाग्य से पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी अभी तक इस दुनिया की भाषा से परिचित नहीं हैं और वे अनुवादकों की मदद से ही स्थानीय लोगों से संवाद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर समय पवित्र ड्रैगन शहर का स्वामी स्थानीय लोगों के सामने चुप रहता था। इन लोगों के सख्त चेहरे देखकर डर लगता था और कई लोग जिन्होंने उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश की, वे हिचकिचाते थे और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जिनमें डोनी भी शामिल था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तांग जैन लंबे समय से उस पर नज़र रख रहा था और उसे अपनी खुफिया जानकारी जुटाने के चैनलों में से एक के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इन छोटे मोटे चोरों और बदमाशों के पास ऐसी सूचनाओं के स्रोत हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते। अगर आप इन्हें नियंत्रित कर सकें तो कई चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पिछले 2 दिनों से डोनी का पीछा एक छोटा जासूसी रोबोट कर रहा था। जिस रहस्य को उसने अच्छी तरह छिपा रखा था, वह वास्तव में तांग जैन की पकड़ में आ चुका था। तांग जैन ने उसे अभी अभी पेय पदार्थों के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उसे लगा कि समय सही है और वह अपने शिकार को जाल में फंसाना चाहता था। जहां तक वाइट्रन की बात है, जिसका जिक्र डोनी ने किया था, तांग जैन वास्तव में उससे काफ़ी परिचित था। इस दुनिया में उसके आने से पहले ही होली ड्रैगन सिटी के खुफिया अनुसंधान विभाग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें उन्होंने वाइल्ड टॉवर से एकत्रित वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण और तर्क प्रस्तुत किया था और एक निष्कर्ष निकाला था। इन परित्यक्त इमारतों में मिली ये वस्तुएं भी एक खेल से संबंधित दुनिया से जुड़ी हैं, ठीक उसी तरह जैसे तांग जैन पहले जिस बंजर भूमि की यात्रा कर चुका था। यह अभी भी एक अधूरी दुनिया है, इसलिए यह विशेष साधनों का उपयोग करके इस दुनिया की प्रतिनिधि घटनाओं को विभिन्न स्तरों पर प्रक्षेपित करता है, जिसमें वह मूल दुनिया भी शामिल है जहां तांग जैन स्थित है। तांग जैन के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस विशेष दुनिया में घटित होने वाली कई चीजें प्रक्षेपण की विषय वस्तु के समान हैं, लेकिन कुछ पहलू पूरी तरह से भिन्न भी हैं। हालांकि कुल मिलाकर स्थिति अनुमान के अनुरूप ही है। एक सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था स्थापित होने से पहले ये दुनिया हमेशा एक निरंतर चक्र में रहेगी, जिसमें पहले घटित हो चुकी कहानियां दोहराई जाती रहेंगी। हालांकि इस अवधि के दौरान दुनिया एक रहस्यमय शक्ति के प्रभाव को आत्मसात करेगी और कुछ छोटी मोटी खामियों को दूर करेगी। यह अपने मौजूदा ढांचे का विस्तार करना जारी रखेगा, जिससे दुनिया और भी अधिक परिपूर्ण हो जाएगी। यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो तो अनुमान है कि भविष्य में एक दिन यह अपूर्ण दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और एक वास्तविक दुनिया बन जाएगी, और वे कहानियां जो अंतहीन रूप से दोहराई जा रही हैं, यहीं समाप्त होंगी। अब जब तांग जैन ने डोनी से वाइट्रन का नाम सुना तो उसे यकीन हो गया कि टेलीपोर्टेशन से पहले उसे जो जानकारी मिली थी वह सही थी, जो उसकी अगली चाल के लिए बहुत मददगार होगी। दरअसल जब तांग जैन ने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा, तब तक वह पहले से ही बड़ी संख्या में लघु मानवरहित टोही विमान तैनात कर चुका था, जो निर्धारित मार्गों पर लगातार टोही और खोजबीन करते थे, साथ ही साथ एकत्रित जानकारी का सारांश तैयार करके वापस भेजते थे। तांग जैन को इस दुनिया की बुनियादी स्थिति की सामान्य समझ पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के बारे में स्थानीय निवासियों के विचारों को उनसे ही जानना बेहतर समझा। चूंकि डोनी बोल चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे बातचीत जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। सच में ये तो बहुत बढ़िया है। क्यों ना आप मुझे हाल ही में घटी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में बताएं। तांग जैन ने डोनी की ओर देखा, जिसका चेहरा गुलाबी था और जो थोड़ा नशे में था, और बड़े चाव से कहा। यह सुनकर डोनी तुरंत प्रसन्न हो उठा और एक लंबा बेतरतीब एकालाप शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन क्या होता है? सच कहूं तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक ड्रैगन देखा था। डॉनी ने एक आत्मसंतुष्ट भाव धारण कर लिया था, मानो वह तांग जैन के आश्चर्यचकित चेहरे को देखना चाहता हो, लेकिन इससे पहले कि तांग जैन कुछ बोल पाती, पास में बैठे एक साथी शराबी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी। अरे यार डॉनी, थोड़ी सी शराब पीकर बकवास मत करो। वो अजगर तो बस एक किंवदंती है, भला वो सचमुच कैसे प्रकट हो सकता है? अगर सचमुच कोई अजगर प्रकट भी हो जाता तो तुम अब तक अजगर का गोबर बन चुके होते, तो तुम यहाँ बैठकर शराब क्यों पी रहे हो और डींगे क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें डोनी पर लगी गंदगी की बदबू नहीं आ रही? मुझे यकीन है कि इस आदमी ने सचमुच एक अजगर देखा होगा और उसके गोबर में दब गया होगा, इसीलिए वह बाल बाल बच पाया। हाँ, यही होना चाहिए।
चलो भाग्यशाली डोनी के लिए जाम उठाते हैं जो इस मुसीबत से बच निकला। इस टिप्पणी पर दर्शकों में तुरंत हंसी का सैलाब उमड़ पड़ा। ये सुनकर डोनी गुस्से से आग बबूला हो गया और खड़ा होकर भीड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम कमीनों, जब मैं सच बोलता हूं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें बताता हूं, उस अजगर ने एक किले को नष्ट कर दिया है और कई शाही सैनिकों और स्टॉर्मक्लोक्स के सदस्यों को मार डाला है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह अजगर यहां आएगा और तुम सब हरामियों को जलाकर राख कर देगा। डॉनी के चिड़चिड़े चेहरे को देखकर सभी ने गलती से सोचा कि उसका झूठ उजागर हो गया है, इसलिए वह इस तरह व्यवहार कर रहा है, और वे सब इतना जोर से हंसे कि उनकी सांस फूल गई। ठीक है डोनी, तुम मुसीबत से बच गए, जल्दी करो और जाकर अपनी ड्रिंक्स पी लो। इतनी आसानी से मिलने वाली ड्रिंक्स बार बार नहीं मिलती। ये सुनकर डोनी और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अजगर के साथ हुई अपनी मुठभेड़ का विस्तृत वर्णन करना शुरू कर दिया। लेकिन वह बिल्कुल अकेला था और भला वह लोगों के समूह का मुकाबला कैसे कर सकता था। कुछ मिनट बहस करने के बाद उसे केवल और अधिक उपहास और अपमान ही झेलना पड़ा। डोनी गुस्से से बैठ गया और असहाय भाव से तांग जेन की ओर देखने लगा। महोदय, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? मैंने सचमुच एक अजगर देखा और इस शराब के घड़े की खातिर मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूँ। बोलते बोलते डोनी काफी उत्साहित हो गया। उसने चारों ओर नजर घुमाए और तांग जेन से धीमी आवाज में कहा, कल जब मैं गांव लौटा तो मुझे गलती से उस अजगर के निशान मिले। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार मुझे उसका ठिकाना मिल गया। लोककथाओं के अनुसार ड्रैगन को खजाना इकट्ठा करने का विशेष शौक होता है। अगर हम चुपके से ड्रैगन की गुफा में घुसकर वह खजाना वापस ले आएं तो हम अमीर हो जाएंगे। खुद को एक अजगर का खजाना हासिल करते हुए और पल भर में करोड़पति बनते हुए देखकर डॉनी की आंखें उत्साह और उम्मीद से भर गईं। तांग जेन की ओर देखते हुए उसने बहुत गंभीरता से कहा, अगर तुम इस ड्रैगन गुफा का स्थान जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खजाने का आधा हिस्सा देना होगा। तो क्या आप जोखिम लेने में रुचि रखते हैं? डॉनी ने वहीं रुककर तांग जेन को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। STOPPE अध्याय 950 भर्ती। जब मैं अपने गृहनगर में था तो मैंने सुना था कि आपका महाद्वीप बहुत जादुई है। वहां न केवल हर तरह के राक्षस थे बल्कि अकल्पनीय शक्ति वाले पौराणिक ड्रैगन भी थे। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं वास्तव में ये देखना चाहता था कि यह ड्रैगन कैसा दिखता है और क्या यह उतना ही भयानक है जितना कि किंवदंतियों में वर्णित है। डॉनी की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे तांग जेन धीरे धीरे बोला, उसके स्वर में थोड़ी सी संवेदना, ज्ञानकाई, एक जटिल भावना जिसमें प्रशंसा और खेद दोनों शामिल हैं, झलक रही थी। ये सुनकर डोनी की आंखें चमक उठीं और वह बार बार कहने लगा, चिंता मत करो, वह अजगर कहानियों में वर्णित अजगर से कहीं अधिक भव्य है। उसे बस एक नज़र देखने से ही लोग भय से कांप उठते हैं। जब आपके मन में यह विचार आया है तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को शायद अपने पूरे जीवन में ऐसा अवसर न मिले। लेकिन तांग जेन हिचकिचाते हुए दिखी और असमंजस भरे भाव से डोनी की ओर देखा। कहा जाता है कि यह अजगर बेहद खूंखार है। अगर यह हमें देख लेता है तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये देखकर कि तांग जेन पीछे हटता हुआ प्रतीत हो रहा था, डोनी ने तुरंत बोलना शुरू किया और उसे समझाना और मार्गदर्शन करना जारी रखा। आपको ये जानना चाहिए कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। क्या आपको कोई चिंता है? अगर आप इसे चूक जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारा धन आपके हाथों से फिसल जाएगा। ये सोने के सिक्कों का पहाड़ और रत्नों का ढेर है, इसके बारे में सोचते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। डॉनी ने पहाड़ों की तरह ढेर लगे खजानों के दृश्य का वर्णन करने के लिए अतिरंजित भाषा का प्रयोग किया, जिससे श्रोता के मन में कई जीवंत कल्पनाएं उत्पन्न हुईं। यह विवरण सुनकर तांग जेन के चेहरे पर दृढ़ भाव आ गया और उसने डोनी से एक और सवाल पूछा, क्या आपको यकीन है कि अजगर की गुफा में खजाने हैं और अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा? जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते, मैं बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर डोनी ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव झलक रहा था और उसने तांग जेन से कहा, धनवान बनने के लिए कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं और कभी कभी तो जान की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन ऐसा जितना अधिक होगा उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जिस तरह आपने यहाँ आने के लिए समुद्र पार किया है, उसी तरह आपको भी कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं। मैंने सुना है कि समुद्र में नौकायन करते समय मृत्यु होना बहुत आसान है। इसलिए अगर आप वाकई इस अजगर के खजाने में दिलचस्पी रखते हैं तो तथाकथित खतरों को भूल जाए। अगर अजगर के घोंसले में खजाना ढूंढने में कोई खतरा न होता तो अनगिनत लोग अब तक अजगर का सारा खजाना चुरा चुके होते। ये देखकर कि तांग जेन उसकी चालों में नहीं फंस रही है, इस व्यक्ति ने उकसाने का सहारा लिया। ये सुनकर तांग जेन का चेहरा गहरी सोच में डूब गया। उसकी उंगलियां लगातार उसके सामने की मेज पर थपथपा रही थीं, मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा, डोनी की ओर सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं।
भले ही मुझे खजाना न मिले, लेकिन अगर मुझे अजगर दिख जाए तो भी मेरी यात्रा सार्थक होगी। ये सुनकर डोनी बेहद खुश हो गया। उसने अपने आसपास बैठे अन्य मेहमानों पर नज़र डाली और पाया कि वे सामान्य दिख रहे थे और उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह तांग जेन के जितना हो सके करीब गया और उसके कान में फुसफुसाया, ऐसे में हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी, बेहतर होगा कि कल ही कर लें। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर तैयारी कर लेता हूँ। हम कल गांव के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। तांग जेन ने सिर हिलाया और डोनी से कहा। दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद डोनी ने कहा कि उसे कुछ तैयारियां करनी हैं और वह जल्दी से होटल से निकल गया। वह गांव में इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि नदी किनारे भी टहलने गया और अंत में अपने लकड़ी के घर लौट आया। दरवाजा बंद करने के बाद डोनी तुरंत मुड़ा और अपने शरीर को लकड़ी के दरवाजे से सटा लिया। दरवाजे की दरार से कुछ देर तक ध्यान से देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, डोनी के चेहरे पर, जो पहले थोड़ा नशे में था, तुरंत एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। वह कागज और कलम लेने के लिए अंदर गया, नोट पर कुछ लिखा और फिर खिड़की के पास बने पक्षी पिंजरे के पास चला गया। एक छोटा सा पक्षी लें जो कबूतर जैसा दिखता हो, लिखे हुए नोट को लपेटें और उसे कबूतर के पैर पर लगी लकड़ी की नली में डाल दें। उसे खिड़की से बाहर फेंककर नन्ही चिड़िया आसमान में उड़ गई और गांव से बाहर निकल गई। पक्षी को गायब होते देखने के बाद डोनी की आंखों में एक चमक दिखाई दी और वह मुड़कर लकड़ी के पलंग की ओर चल पड़ा। उसने बिस्तर के नीचे से एक लकड़ी का तख्ता उठाया और एक छिपे हुए डिब्बे से एक लंबा, मजबूत लकड़ी का बक्सा निकाला। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अंदर की सामग्री सामने आई, हथियारों और उपकरणों का एक पूरा सेट। इन हथियारों और उपकरणों को देखकर डोनी के चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ और उसने धीरे से आह भरी। हथियारों और उपकरणों को बाहर निकालने और उन्हें एक एक करके साफ करने के बाद डोनी ने उन्हें पहन लिया। पलक झपकते ही वह एक लापरवाह आलसी व्यक्ति से एक ऐसे साहसी व्यक्ति में बदल गया जिसके भीतर उग्रता की एक हल्की सी झलक दिखाई देती थी। अपने हाथ में तेज धार वाली लंबी तलवार पकड़े हुए डोनी ने उसे एक मोटे कपड़े से धीरे से पोंछा और जॉइंट होटल की दिशा में देखने के लिए मुड़ गया। मेरे दोस्त, कल तुम्हें फिर से खून पीना पड़ेगा और इस बार यह एक बहुत बड़ी मोटी भीड़ होगी। जैसे ही डोनी ने बोलना समाप्त किया, उसे कुछ याद आया और उसके होठों पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। पलक झपकते ही वह जोर से हंस पड़ा। ... डॉनी के जाने के बाद तांग जेन होटल की लॉबी में बैठी रही और अभी अभी परोसे गए भुने हुए मांस का आनंद लेती रही। एक आदमी उसके पास आया और धीरे से बैठ गया। तुम्हें उस आदमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। वह बदमाश हमेशा दूसरों के खिलाफ साजिश रचता रहता है। मुझे यकीन है कि वह कुछ बुरा ही करने वाला है। उस व्यक्ति की आवाज़ में थोड़ी सी बेचैनी झलक रही थी और उसकी आंखों में थकान के निशान थे। उसका थोड़ा अस्त व्यस्त कवच खून के धब्बों और हल्के जलने के निशानों से सना हुआ था। तांग जेन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या कर रहा है। मुझे तो बस ड्रैगन के बारे में जानने की उत्सुकता है, इसलिए ये खबर सच हो या झूठ मैं खुद जाकर देखूंगा। ठीक है, तो फिर ऐसा दिखावा करो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये सुनकर सामने बैठा व्यक्ति हल्का सा सिर हिलाकर उठकर जाने लगा। कृपया कुछ देर इंतजार करें। तांग जेन ने ऊपर देखा और उस आदमी को पुकारा। आपको मेरी जरूरत किस लिए है? अपने सामने खड़े असमंजस में पड़े व्यक्ति को देखकर तांग जेन मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे कुछ स्थानीय लोगों को सहायक के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो शायद आपको इस पर विचार करना चाहिए। उस आदमी ने मुड़कर तांग जेन से हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बस किसी की मदद चाहिए और मुझे लगता है कि आप इस काम के लिए बिल्कुल सही हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको हर दिन इनाम के तौर पर आधा सोने का सिक्का दूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ठुकराएगा। जो व्यक्ति पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था उसने ये सुनकर तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि इस समय उसे सबसे ज़्यादा पैसों और रहने की जगह की ज़रूरत थी। तो महोदय, अब मुझे क्या करना है? तांग जेन की नौकरी स्वीकार करने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत अपने किरदार में ढलकर तांग जेन से एक सवाल पूछा। बेशक, हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। मेरे अनुयायी होने के नाते वह बहुत ही भद्दे कपड़े नहीं पहन सकता। तांग जेन मेज से उठी, उस आदमी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और होटल के दरवाजे की ओर चल पड़ी। स्टॉप। अध्याय 951 उपकरण। गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए दोनों गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोहार की दुकान पर पहुंचे। खेती के औजार गढ़ने के लिए हथौड़ा चला रहे हटे कट्टे लोहार ने तांग जेन और उसके साथी को दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़े देख लिया था। उसने लापरवाही से लोहे का वह टुकड़ा एक तरफ रख दिया जिसे उसने अभी अभी हथौड़े से गढ़ा था, तौलिए से अपना पसीना पोंछा और उन दोनों आदमियों की ओर चल पड़ा। स्वागत है, आप दोनों क्या खाना चाहेंगे? जब लोहार बोल रहा था तो उसकी निगाहें मुख्य रूप से तांग जेन पर टिकी हुई थीं।
आखिरकार यह बाहरी व्यक्ति जो हमेशा लबादा ओढ़े रहता था एक धनी व्यक्ति था जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। चाहे वह उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों से बने उत्तम परिधान हो या सोने के टुकड़ों को लापरवाही से फेंकने का उदार कार्य, ये सब इस बात को साबित करता है। अगर उसे अपनी कीमती चीज़ों से लगाव हो जाता तो वह शायद बिना किसी झिझक के उन्हें खरीदने को तैयार हो जाता। उन कुछ अनमोल औजारों को बेचने का ख्याल आते ही लोहार की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तांग जेन ने लोहार की दुकान पर एक नज़र डाली और लोहार की ओर मुड़कर कहा, मैं अपने साथी के लिए उपकरणों का एक नया सेट लेना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आपके पास यहाँ क्या बढ़िया सामान है। ये सुनकर लोहार की आंखें चमक उठीं, वह ठीक इसी का इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से उन दोनों को घर के अंदर ले गया। लकड़ी का वह घर लगभग 40 या 50 वर्ग मीटर का था और उसकी दीवारें तलवारों, चमड़े के कवच और इसी तरह की चीज़ों से ढकी हुई थीं, लेकिन वे सभी साधारण वस्तुएं थीं और औसत गुणवत्ता की थीं। लेकिन जब लोहार ने उसे बताया तो बात बिल्कुल अलग थी। ये गैंडे के दांतों वाले जानवर की खाल से बना कवच है। ये लोहे जितना मजबूत है और तलवारों और चाकुओं के वार को प्रभावी ढंग से झेल सकता है। ये परिष्कृत लोहे से बना एक भाला है जो मजबूत और तेज है और आसानी से एक जंगली सुअर को भेदने में सक्षम है। ये कठोर लकड़ी से बनी ढाल है जो लोहे की चादरों से ढकी हुई है। एक भारी युद्ध कुल्हाड़ी भी इसे 2 टुकड़ों में नहीं काट सकती। लोहार ने दीवार पर टंगे हथियारों और उपकरणों की ओर इशारा करते हुए तांग जेन और उसके बगल में खड़े व्यक्ति को उनके बारे में बताना शुरू किया। वे साधारण वस्तुएं थीं, लेकिन उसने उन्हें दिव्य हथियारों की तरह बताया, जिससे तांग जेन और उसके बगल में खड़ा व्यक्ति भौहें चढ़ा बैठा। हालांकि ये हथियार और उपकरण आमतौर पर साधारण साहसी लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता औसत दर्जे की है। लोहार की दुकान के मालिक द्वारा किए गए बढ़ा चढ़ाकर दावों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से कोई भी नौसिखिया नहीं था, तो वे इन हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता को कैसे नहीं पहचान सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लोहार की दुकान का मालिक अपने मालिक की इलाके से अनभिज्ञता का फायदा उठा रहा हो और उसे ठगने की कोशिश कर रहा हो? यह महसूस करते ही तांग जेन द्वारा नियुक्त व्यक्ति ने और भी गहरी भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि उसे लगा कि उसने लोहार के विचारों का अनुमान लगा लिया है। नियोक्ताओं के मूल स्थान की बात रिवरव्यू विलेज में हर जगह फैल चुकी है। हर कोई जानता है कि वे समुद्र के उस पार से आए हैं और बहुत उदार हैं, इतने उदार कि कई लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर धन कमाना चाहते हैं। लोहार के मन में यह विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि उसे पहले ही काम पर रख लिया गया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने मालिक को नुकसान नहीं होने दे सकता। इसलिए जब तांग जेन ने कुछ नहीं कहा तो सेवक ने पहले बात की और लोहार की दुकान के मालिक से कहा, अपनी बेकार की चापलूसी बंद करो। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये उपकरण किस गुणवत्ता के हैं। हम आम लोग नहीं हैं और हम आपकी प्रशंसा का एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये सुनकर लोहार की दुकान के मालिक के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलकती थी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने तांग जेन के दल को घूर कर देखा, मुट्ठी लहराए और गरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है, बच्चे? क्या तुम मेरे बनाए हुए उपकरणों को तुच्छ समझते हो? ये सुनकर कर्मचारी ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नीचा समझता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इन साधारण उपकरणों की कीमत उस तरह तय करें जैसा आपने प्रचार किया है। बेशक अगर कीमत उचित है तो मेरी कही बात को भूल जाए। ये सुनकर लोहार की दुकान के मालिक ने तांग जेन और उसके साथी की ओर देखा और उदास स्वर में पूछा, इतनी सारी बातचीत के बाद आपको कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा पसंद आया? ये सुनकर परिचारक ने तांग जेन की ओर देखा। आखिरकार वही तो भुगतान करने वाला था और उसका मालिक भी वही था, और इस मामले में वह निर्णय नहीं ले सकता था। आपका उपकरण ठीक ठाक है, लेकिन इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। क्या यही एकमात्र खूबी है जो आपके पास है? तांग जेन ने उपकरणों से नजरें हटाकर लोहार की दुकान के मालिक से बात की। जाहिर तौर पर उन्हें भी इन वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनकर लोहार की दुकान के मालिक ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि वह मुस्कुराया और बगल वाले कमरे में गया, एक लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये सस्ती नहीं हैं। क्या आप वाकई इन्हें खरीदना चाहते हैं? तांग जेन मुस्कुराया, लापरवाही से सोने का एक टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया और लोहार को डिब्बा खोलने का इशारा किया। लोहार ने सोने का टुकड़ा उठाया, उसे अपने हाथ में तौला, संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर अपनी चाबी से डिब्बा खोल दिया। तांग जेन के सामने 2 चमकते हुए हथियार प्रकट हुए, जिन्होंने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। ये है। हथियार से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए तांग जेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, ये समझते हुए कि यह हथियार साधारण नहीं था। शहर में साधना करने वालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राक्षसी हथियारों की तुलना में इस हथियार में अधिक स्पष्ट ऊर्जा प्रतिक्रिया होती है और यह सीधे तौर पर कुछ ऊर्जा विनाश प्रभाव भी पैदा कर सकता है। हालांकि निम्न स्तर के जादुई हथियारों की तुलना में भी ये दोनों हथियार तीक्ष्णता के मामले में थोड़े कमतर हैं।
शायद शहर के किसान हथियारों की व्यवहारिकता और टिकाऊपन को अधिक महत्व देते हैं और उनके सामने मौजूद दोनों हथियारों को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होगी। तांग जेन को दोनों हथियारों को ध्यान से देखते हुए देखकर लोहार की दुकान के मालिक ने तुरंत ही गर्व भरे चेहरे के साथ उनका परिचय देते हुए कहा, ये दोनों हथियार मेरे खानदानी धरोहर हैं, दोनों ही जादुई हैं। एक बर्फीला खंजर है जो जमा देने वाला वार कर सकता है। दूसरा एक लकवाग्रस्त छोटी तलवार है जो वार करने के बाद दुश्मन के शरीर को अकड़ देती है। दोनों ही दुर्लभ और उत्कृष्ट वस्तुएं हैं। तांग जेन ने दोनों हथियारों को उठाया और कुछ देर तक उनका निरीक्षण किया, फिर हल्के से सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे लोहार की ओर देखा। जी हाँ, ये वाकई एक अच्छा उत्पाद है, मुझे इसकी कीमत बताएं। ये सुनकर लोहार ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, 500 सोने के सिक्के, कोई मोलभाव नहीं। ये महंगे तो नहीं हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इन दोनों हथियारों की कीमत शायद उतनी न हो। हालांकि अगर आप कुछ कवच भी देने को तैयार हैं तो मैं ये दोनों हथियार खरीद सकता हूँ। लोहार ने सहमति में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। कुछ ही देर बाद वे दोनों लोहार की दुकान से बाहर आए। सेवक ने चमड़े के जड़ाऊ कवच का एक नया सेट पहन लिया था और उसकी कमर पर एक छोटी, लकवाग्रस्त कर देने वाली तलवार लटकी हुई थी जो तांग जेन ने उसे दी थी। इसके अलावा वह एक लंबी तलवार लिए हुए था जिसे लोहार ने अभी अभी गढ़ा था। सराय लौटते समय तांग जेन ने दूर के पहाड़ों को देखा और अचानक उसे कुछ सूझा। उसने अपने पीछे खड़े सेवक से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सचमुच अजगर होते हैं? और वे कितने शक्तिशाली होते हैं? ये सुनकर अब तक चुप रहे अनुयायी ने भाव भंगिमाते हुए शांत भाव से कहा, ड्रैगन सचमुच मौजूद होते हैं। जब आप उनका सामना करेंगे तो आपको अपनी कमजोरी का एहसास होगा। आम लोगों में अजगर का सामना करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती और उसे मारना बेहद मुश्किल होता है। महान ड्रैगन संहारकों के अलावा मैंने कभी किसी मृत ड्रैगन को नहीं देखा। तांग जेन ने अपने दल पर नजर डाली और धीरे से मुस्कुराया। हो सकता है कि दूसरे ऐसा न कर पाएं, लेकिन शायद हम कर सकते हैं। ये सुनकर परिचारक मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे हल्के में न लें। मेरा विश्वास कीजिए, वह अजगर सचमुच बहुत भयानक है। तांग जेन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता। मेरा नाम जेसन है, महोदय। सच में, मुझे तो ड्रैगन रूट ट्रेजर नाम काफ़ी अच्छा लगता है। तांग जेन मुस्कुराया और कुछ कहा, फिर आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे उसके अचंभित सेवक भी चल पड़े। जुआ जेनबाओ, ये कैसा अजीब नाम है। स्टॉप। अध्याय 952 आत्मा पत्थर। जेसन की असमंजस की स्थिति के बीच दोनों जायंट होटल में दाखिल हुए। जो ग्राहक अभी भी शराब पी रहे थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से जेसन को देखा, जो पूरी तरह से बदल चुका था, और वे सभी उसके हथियारों और उपकरणों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगे। यह आदमी जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ, आज उसका भाग्य बहुत अच्छा रहा होगा। उसे समुद्र पार के उस अमीर आदमी ने काम पर रख लिया और उसे इतनी आसानी से कीमती उपकरणों का एक सेट मिल गया। साहसी लोगों के लिए अच्छे उपकरण नाजुक क्षणों में जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों के पास नए उच्च स्तरीय उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं क्योंकि यह एक बड़ा खर्च होगा। इसलिए अधिकांश साहसी लोग फटे पुराने उपकरणों का एक सेट पहनते हैं और मरने तक लगभग कभी भी उन्हें नहीं बदलते हैं। अगर आपको कोई ऐसा नियोक्ता मिल जाए जो उपकरणों पर पैसा खर्च करने को तैयार हो और वह स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाला सामान हो, तो आपको मन ही मन खुश होना चाहिए। भीड़ की निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए तांग जेन और उसका साथी होटल की लॉबी से होते हुए दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरों की ओर चल पड़े। कमरे में प्रवेश करते ही तांग जेन एक कुर्सी पर बैठ गया, लापरवाही से एक क्रिस्टल उठाया जो रत्न जैसा दिखता था और उससे खेलने लगा। ये वह वस्तु थी जो लोहार ने उसे 2 जादुई हथियार खरीदने के बाद दी थी। इसे आत्मा पत्थर कहा जाता था और इस रत्न का उपयोग उन हथियारों को जादुई बनाने के लिए किया जा सकता था जिनकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई थी। रत्न को देखते ही तांग जेन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह बाहरी तौर पर शांत रहा, लोहार को धन्यवाद दिया और चला गया। दरअसल जब लोहार ने आत्मा पत्थर को बाहर निकाला तो तांग जेन ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि आत्मा पत्थर की आभा आदिम पत्थर की आभा से बेहद मिलती जुलती थी। लेकिन अब जब वह शांत हुआ और उसने इसे ध्यान से देखा तो उसने पाया कि सोल स्टोन ओरिजिन स्टोन से बहुत अलग था। तांग जेन ने इससे पहले जितने भी स्रोत पत्थर देखे थे वे सभी शुद्ध एकल गुण वाले पत्थर थे जिनमें कोई अशुद्धि नहीं थी, लेकिन यह आत्मा पत्थर अत्यंत जटिल ऊर्जा से भरा हुआ था और नियमों की शक्ति लगभग अगोचर थी। एक ही आदिम पत्थर के भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भी सह अस्तित्व में होती हैं, जो परस्पर प्रतिकर्षित और प्रतिरोधी होती हैं और संपर्क में आने पर हिंसक प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करती हैं। इस स्थिति में भी सोल स्टोन में विस्फोट नहीं हुआ, जो वास्तव में काफी दुर्लभ बात है। जेसन, तुम इस सोल स्टोन के बारे में कितना जानते हो? कुछ देर तक आत्मा पत्थर से खेलने के बाद तांग जेन ने ऊपर देखा और अपने बगल में चुपचाप खड़े सेवक से पूछा।
ये सुनकर जेसन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये आत्मा पत्थर बहुत दुर्लभ और कीमती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये आत्माओं को अवशोषित करके उन्हें जादुई शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे जादुई हथियारों को शक्ति मिलती है। इसके अलावा आकाश से आए ये आत्मा पत्थर किसी विशेष देवता के अंतरिक्ष के टुकड़े माने जाते हैं और साधारण आत्मा पत्थरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं। मुझे बस इतना ही पता है। अगर मुझे और जानना होगा तो मुझे उन ज्ञानी विद्वानों से पूछना पड़ेगा। जेसन ने बोलते हुए कंधे उचका दिए, जिससे ये संकेत मिला कि उसे बस इतना ही पता था। हाँ, मौका मिला तो मैं देख लूँगा। अब आप जाकर आराम कर लीजिए। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। अपना सिर झुकाकर तांग जेन अपने हाथ में मौजूद आत्मा पत्थर का निरीक्षण करता रहा। जेसन ने सिर हिलाया, बगल वाले कमरे में गया, बिस्तर पर लेट गया और सोने लगा। हाल ही में मौत के मुंह से बच निकलने के बाद उन्हें अपने काम के प्रति बेहतर समर्पण दिखाने से पहले अच्छे आराम की जरूरत है। जब कमरे में केवल तांग जेन ही बचा था तो उसने लापरवाही से आत्मा पत्थर को पलट दिया और वह गायब हो गया। इसी दौरान उसके फ़ोन के निचले हिस्से में रिचार्ज नंबर में थोड़ा बदलाव आया, जो ये भी दर्शाता है कि सोलस्टोन एक विशेष प्रकार का आदिम पत्थर है। दरअसल ओरिजिन स्टोन का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अलग अलग दुनियाओं के ओरिजिन स्टोन दिखने में भिन्न भिन्न होते हैं। तांग जेन ने अब तक जितने भी मूल पत्थर देखे हैं उनमें कई आकार हैं, जिनमें षटभुज, घन और मन के शामिल हैं। उनमें एक ही समानता है कि वे सभी रत्नों से बेहद मिलते जुलते हैं। भीतर कानूनों की शक्ति का एक धुंधला सा निशान है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा पत्थर की शुद्धता अधिक न होने के कारण यह आत्मा पत्थर मूल पत्थर के केवल 1/3 के बराबर है और विनिमय अनुपात ने तांग जेन को निराश किया। हालांकि चूंकि इन आत्मा पत्थरों का उपयोग जादुई वस्तुओं के रूप में किया जाता है, इससे ये साबित होता है कि इनका भंडार काफ़ी बड़ा होना चाहिए और इन्हें खोदकर निकालना मुश्किल नहीं है, अन्यथा ये लोगों के बीच इतने व्यापक रूप से नहीं फैलते। इसके अलावा सोलस्टोन की गुणवत्ता का स्तर अलग अलग होता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि उच्च स्तर के सोलस्टोन को विनिमय के दौरान इस अवमूल्यन का सामना नहीं करना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से इस दुनिया में आने के कुछ ही दिनों बाद तांग जेन को ओरिजिन स्टोन के निशान मिले, जिससे उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया। उन्हें एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि उन्हें इस दुनिया में अप्रत्याशित और बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे ही तांग जेन इन आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा था, अचानक दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद दस्तक हुई। अंदर आएं। तांग जेन के बोलने के समाप्त होते ही काले लबादे में लिपटा हुआ होली ड्रैगन सिटी का एक सरदार कमरे में दाखिल हुआ। हे नगर स्वामी, हमने इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की है। क्या आप इस पर एक नज़र डालना चाहेंगे? तांग जेन के सिर हिलाने के बाद स्वामी ने अपने कलाई पर लगे कंप्यूटर का उपयोग करके तांग जेन को एक दस्तावेज भेजा। जैसे ही ट्रांसमिशन पूरा हुआ, तांग जेन ने अपने कलाई पर लगे कंप्यूटर पर कुछ बार क्लिक किया और उनकी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक छवि दिखाई दी। यह एक हाई डेफिनेशन वीडियो है जिसमें एक घाटी में बसा शहर दिखाया गया है। यह विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और बेहद भव्य दिखता है। विशाल पत्थरों से बनी शहर की दीवारें कुलीन सैनिकों से भरी हुई हैं और शहर रक्षात्मक हथियारों से भी अच्छी तरह सुसज्जित है। सामान्य परिस्थितियों में इस शहर पर कब्जा करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत पर आएगा। हालांकि होली ड्रैगन सिटी के लिए शहर की दीवारें ज़्यादा महत्व नहीं रखतीं। तोपें और उड़ने वाली मशीनें दोनों ही उन्हें बेकार कर देंगी। ये कहा जा सकता है कि होली ड्रैगन सिटी के लिए इस शहर पर कब्जा करना बेहद आसान होगा। बेशक पवित्र ड्रैगन शहर के आक्रमण का उद्देश्य शहरों पर विजय प्राप्त करना और क्षेत्रों पर कब्जा करना नहीं था। यदि आवश्यक न होता तो शहर के साधक हर जगह युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे दुनिया के मूल तत्व को एकत्रित करने में बहुत कठिनाई होती। समस्या यह है कि कोई भी शहर बिना रक्तपात के मिशन पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी शहर पर आक्रमण करना पूरे दूसरे लोग को शत्रु बना देना है। भले ही वहां के निवासी लड़ना न चाहें, लेकिन उस लोग की उत्पत्ति की इच्छा उन्हें प्रतिरोध करने के लिए विवश कर देगी। आखिरकार किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति के हनन के समान ही उसके मूल स्रोत के लूट से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है। गंभीर मामलों में जान गंवाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, ये शहर वाइट्रन है, जो वाइट्रन का राजनीतिक केंद्र है। लॉर्ड बालग्रूफ कई योद्धाओं और जादूगरों के नेतृत्व में ये शहर बहुत शक्तिशाली है। हमने एक बार एक काफ़ी मजबूत साहसी दल पर घात लगाकर हमला किया था ताकि उनकी युद्ध क्षमता का आकलन कर सकें। उनकी लड़ाई और उसके बाद हुई पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से ये निर्धारित किया जा सकता है कि उनके कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के पास 5वें स्तर के साधक के बराबर ताकत है। जहां तक स्वामी स्तर की शक्ति रखने वाले मूल निवासियों की बात है तो उनमें से कुछ तो होने ही चाहिए, लेकिन उनकी सटीक संख्या अभी भी अज्ञात है। तांग जेन ने सिर हिलाया और सहज भाव से पूछा, उस साहसी दल का क्या हुआ? क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया? उनके उपकरणों का स्तर कैसा है? इसका समाधान हो चुका है?
इसका उपकरण स्तर साधारण नगर निर्माण करने वाले साधकों के समान है, लेकिन दिव्य जादूगरों की तुलना में इस दुनिया के जादूगरों के जादुई कौशल अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। इसके अलावा उनके पास शक्तिशाली ऊर्जा हमलों से लैस एक विशेष हथियार प्रणाली है, जो राक्षसी हथियारों से भी कहीं अधिक घातक प्रतीत होती है। तांग जेन ने सिर हिलाया। वह इन परिस्थितियों से पहले से ही वाकिफ था। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे शायद ही उच्च ऊर्जा वाला कहा जा सकता था, और ऐसा लगता था कि इसका देवताओं से कुछ संबंध था। इस स्थिति में ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि स्थानीय किसान अधिक शक्तिशाली होंगे। जिन क्षेत्रों में स्थानीय किसान होली ड्रैगन सिटी के किसानों से अधिक शक्तिशाली हैं, उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उन क्षेत्रों पर कब्जा करना है और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना है। देशी किसानों के हथियारों का इस्तेमाल करके देशी लोगों पर हमला करना बिल्कुल सामान्य बात है। आखिर युद्ध का उद्देश्य तो अंतिम विजय प्राप्त करना ही होता है, और ऐसे कौन से साधन हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है? जब टावर सिटी की दुनिया के साधक दूसरी दुनियाओं पर आक्रमण करते हैं, तो वे न केवल उस दुनिया के मूल तत्वों को लूटते हैं, बल्कि वहां के निवासियों के हथियारों और युद्ध तकनीकों का भी लाभ उठाते हैं। कुछ टावर सिटी में कई ऐसे साधक हैं जो दूसरी दुनियाओं की युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने में माहिर हैं। आखिरकार लूटपाट का मतलब तो बस दूसरे पक्ष की अच्छी चीजें लेना और उन्हें खुद इस्तेमाल करना है। स्टॉप अध्याय 953 प्रस्थान। जब लू चेंग ने पहली बार दूसरी दुनिया पर आक्रमण किया तो वह उस दुनिया से अपरिचित था जिस पर वह आक्रमण कर रहा था, इसलिए वह आयामी टेलीपोर्टेशन चैनल खोलने के लिए दूसरी दुनिया में केवल बेतरतीब ढंग से एक स्थान का चयन कर सकता था। इस दृष्टिकोण में कई महत्वपूर्ण कमियां हैं और इसमें बहुत सारे अज्ञात खतरे शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यवसायों को भारी नुकसान होता है। कुछ शहर समुद्र पर प्रकट हुए, कुछ ज्वालामुखी के गड्ढे में प्रकट हुए, और कुछ बदकिस्मत शहर तो सीधे सबसे शक्तिशाली स्थानीय सेना के मुख्यालय के आसपास ही टेलीपोर्ट हो गए। इस तरह की स्थिति का सामना करना महज बदकिस्मती से कहीं बढ़कर है। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही लू चेंग को वहां टेलीपोर्ट किया गया, वहां के मूल निवासियों ने उस पर जमकर पलटवार किया। केवल कुछ ही शक्तिशाली शहर घेराबंदी तोड़कर स्थानीय सेनाओं को परास्त कर पाते हैं। शेष शहर आमतौर पर पंगु और पराजित हो जाते हैं और फिर अपमानित होकर वापस शहरी जगत में लौट जाते हैं। समय समय पर शहरों का विनाश और जानमाल का नुकसान भी होता रहता है। इस विशेष परिस्थिति में आक्रमण में शामिल नगर राज्य शक्तिहीन थे, क्योंकि एक बार टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाने के बाद इसे रोका या बदला नहीं जा सकता था, और वे केवल अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इस स्थिति के कारण शहर के किसानों द्वारा फाउंडेशन प्लेटफॉर्म की बार बार आलोचना की गई है। चूंकि आधारभूत मंच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मिशन को अंजाम दे रहे लू चेंग के पास खुद की सुरक्षा के लिए केवल सक्रिय उपाय करने का ही विकल्प है। मूल आक्रमण अभियान को आत्मरक्षा में बदलना पड़ा। आधारशिला मंच द्वारा जारी मिशन को भाड़ में जाने दो। शहर और अपनी जान बचाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इस समय आक्रमण अभियान में भाग लेने वाले शहर या तो अपने सभी संसाधनों का उपयोग शक्तिशाली हथियार खरीदने और अपने सुरक्षा कवच के रक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए करेंगे, या प्रतिकूल स्थिति को सुधारने की कोशिश करने के लिए आक्रमण किए गए ग्रह में पहले आत्मघाती दस्ते भेजेंगे। यदि इन दोनों में से कोई भी तरीका सुरक्षित नहीं है, तो ये शहर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए अपने कुछ अभिजात वर्ग और संसाधनों को पीछे छोड़ देंगे। ऐसे में भले ही वे हार जाएं और उनके शहर नष्ट हो जाएं, बचे हुए शहरवासियों को वापसी का मौका मिलेगा। हालांकि अगर इस दूसरी दुनिया पर पहले ही आक्रमण हो चुका है, तो इस पर दूसरी बार आक्रमण करना कहीं ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि उन्हें इस दुनिया की कुछ समझ है, इसलिए आक्रमणकारी शहर उस दुनिया के एक निश्चित क्षेत्र को लक्षित कर सकता है और उस स्थान पर टेलीपोर्टेशन चैनल खुल जाएगा। ऐसे मामलों में शहर पर आक्रमण करने वाले लोग कुछ गुप्त स्थानों का चयन करेंगे और चुपचाप टेलीपोर्टेशन चैनल खोल देंगे। उदाहरण के लिए पहाड़ों और जंगलों की गहराई में, समुद्र की तलहटी में, या जमीन के बहुत नीचे। इन जगहों पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है और इनके खोजे जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जब टेलीपोर्टेशन शुरू होगा तो शहर पहले से ही साधकों के एक समूह को टेलीपोर्ट करके उस मार्ग के आसपास के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर देगा। यदि कोई स्थानीय निवासी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो रक्षा के लिए जिम्मेदार शहर निर्माण करने वाले किसान निश्चित रूप से उन्हें नियंत्रित करेंगे या मार डालेंगे ताकि खबर बाहर न फैले। इससे शहर पर कब्जा करने से पहले स्थानीय सेनाओं को किसी भी असामान्य चीज का पता लगाने से रोकने की संभावना अधिकतम हो जाएगी, जिससे किसी भी आक्रामक रक्षात्मक जवाबी हमले से बचा जा सकेगा। हालांकि अन्य टावर शहरों की तुलना में होली ड्रैगन सिटी को निस्संदेह अधिक लाभ है, क्योंकि टावर शहर के टेलीपोर्ट होने से पहले ही उनके शहर के स्वामी मिशन की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। ये घटना मोबाइल फ़ोन के फायदों को दर्शाती है। मोबाइल फ़ोन के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करके तांग जेन उस दुनिया में पहले प्रवेश करने में सक्षम हुआ जिस पर वह आक्रमण करने वाला था। एक उपयुक्त स्थान चुनकर एक आयामी टेलीपोर्टेशन चैनल खोला और यह सुनिश्चित किया कि टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
वाइट्रन के प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद ये पुष्टि हो गई कि यहाँ एक आयामी टेलीपोर्टेशन चैनल स्थापित किया जा सकता है। आखिरकार यह क्षेत्र पहाड़ी, घने जंगलों से घिरा और विरल आबादी वाला है, जिससे चैनल के बन जाने के बाद भी इसे खोजना मुश्किल होगा। एक बार जब होली ड्रैगन सिटी अस्तित्व में आ जाएगी तो तांगजेन स्नोमैन टेरिटरी को अपने आधार के रूप में उपयोग करके बाहर की ओर विस्तार करेगा और धीरे धीरे महाद्वीप पर कब्जा कर लेगा। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए तांगजेन को पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। स्थानीय आदिवासी लोगों की सहायता लेना वास्तव में एक काफ़ी अच्छा तरीका है। तांगजेन ने इसे एक से अधिक बार किया है और काफ़ी सफलता के साथ। बेशक वह इन स्थानीय मूल निवासियों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उन्हें निजी तौर पर परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए पवित्र ड्रैगन शहर से साधकों को उनकी निगरानी के लिए नियुक्त करेगा। एक बार जब तांगजेन के पास पर्याप्त सैनिक हो जाएंगे तो वह पूरे वाइट्रन क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेगा। जिस दिन पवित्र ड्रैगन सिटी का पतन होगा उसी दिन से आक्रमण आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। वाइट्रन क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण करके ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान होली ड्रैगन सिटी में कोई व्यवधान न आए। कुर्सी पर बैठकर कुछ देर सोचने के बाद तांगजेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया और उसने अपनी दैनिक साधना शुरू कर दी। वह बस चाहता है कि समय जल्दी बीत जाए, क्योंकि कल एक और अच्छा शो आने वाला है। ... अगली सुबह हेवांग गांव के प्रवेश द्वार पर डॉनी, जिसने पहले ही साहसिक कार्य के लिए आवश्यक पोशाक पहन ली थी, एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था और लगातार ऊपर और आसपास देख रहा था। उसकी निगाहें गांव के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं और वह बेचैन लग रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। धिक्कार है, सूरज तो आसमान में इतना ऊपर चढ़ चुका है, फिर भी वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्या उनका जाने का कोई इरादा नहीं है? डॉनी की भावनाएं अस्थिर थीं, अनिश्चितता और चिंता से भरी हुई थीं। जब तक वह तांगजेन और अन्य लोगों से नहीं मिल लेता तब तक वह शांत नहीं हो पाएगा। हालांकि वह अमीर आदमी ड्रैगन के बारे में बहुत उत्सुक है, लेकिन वह उनसे डरता भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी रात इसके बारे में सोचते सोचते वह डर गया हो? नहीं, उन्हें जाना ही होगा। अगर वे नहीं भी जाते तो भी मुझे उन्हें वहां पहुंचाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना। ये सोचते ही डोनी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक निर्मम चमक दिखाई दी। सौभाग्यवश ठीक उसी समय गांव के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग दिखाई दिए। डोनी ने करीब से देखा और उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। आखिरकार तुम पहुंच ही गए। चलो चलते हैं, आखिर अजगर का अड्डा अभी काफी दूर है। जब डॉनी बोल रहा था तो उसने काले लबादे में लिपटे तांगजेन की ओर देखा। उसकी राय में यद्यपि यह धनी व्यक्ति अच्छी तरह से सुसज्जित था, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर कोई ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति था जिसमें कोई युद्ध शक्ति नहीं थी। अगर गार्डों की सुरक्षा न होती तो वह निश्चित रूप से वाइट्रन में एक दिन भी जीवित नहीं रह पाता, उसे मार दिया जाता और उसकी सारी कीमती चीजें चोरी हो जाती। इसलिए तांगजेन के पीछे मौजूद 10 मौन और रहस्यमय अधीनस्थ ही असली लक्ष्य हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। डॉनी इन 10 अनुयायियों से सावधान रहा जो स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं थे। हालांकि वह उनकी सटीक ताकत का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन एक बात निश्चित थी, वे निश्चित रूप से बहुत मजबूत थे। अगर डोनी का सामना उनमें से किसी एक से हो जाए तो वह 10 चालों से भी कम समय में मारा जा सकता है। हालांकि ऐसे माहिर से निपटने के लिए आमने सामने की लड़ाई जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चतुर चालें तलवारों से कहीं अधिक प्रभावी होती हैं। इसी आत्मविश्वास के कारण डोनी शांत रहा, क्योंकि उसके मन में यह बात बैठी हुई थी कि ये 10 दिखने में शक्तिशाली और धनी साथी जल्द ही लाश बन जाएंगे। STOPPE अध्याय 954 दुर्भावनाएं। अनजाने में ही डॉनी के मन में अतीत की एक घटना उभर आई। कई साल पहले उन्होंने किसी अन्य स्थान से साहसी लोगों की एक शक्तिशाली टीम का नेतृत्व करते हुए इस पर्वत श्रृंखला की गहराई में प्रवेश किया था। दूसरे पक्ष को बिना एहसास कराए डोनी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापसी असंभव थी, जिसके परिणामस्वरूप साहसी दल का पूर्ण विनाश हो गया और वह अपने पीछे हथियारों और उपकरणों का एक मूल्यवान जखीरा और सोने के सिक्कों से भरा एक थैला छोड़ गया। उस समय डॉनी की क्षमताएं अब की तुलना में बहुत कम थीं, लेकिन पैसे के लालच में आकर वह बेहद लापरवाह हो गया। उस साहसी समूह के सबसे बलवान और सबसे ताकतवर व्यक्ति का भी गला उसी तेज धार वाले ब्लेड से काट दिया गया और खौलता हुआ खून उसके सिर और चेहरे पर फैल गया। उसे मरने से पहले दूसरे व्यक्ति की आंखों में दिखी जहरीली नजरें अच्छी तरह याद थीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? आखिरकार मरने वाला तो दूसरा व्यक्ति था, जबकि वह खुद जीवित और स्वस्थ था। जब वे मौज मस्ती में मग्न थे तब लापरवाही से छोड़े गए इन साहसी लोगों के शवों को संभवतः जंगली जानवरों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा। उस घटना के काफी समय बाद तक डोनी बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और वह जहां भी जाता था लोकप्रिय था। हालांकि सोने के सिक्के खत्म हो जाने और आय का कोई स्रोत न होने के बाद डोनी उस अनुभव को याद करने लगा।
एक बार जब डोनी जैसा कोई व्यक्ति हत्या और डकैती जैसे अपराध कर लेता है तो उसे इसकी लत लग जाती है, खासकर जब उसके पास पैसों की कमी होती है और वह इसे बार बार दोहराने के लिए बेताब रहता है। पैसों से मैं बढ़िया शराब और बारबेक्यू का आनंद ले सकता हूं और उस सराय में मौजूद उन आकर्षक वेश्याओं के साथ समय बिता सकता हूं। हालांकि उन्होंने इंतजार करना जारी रखा, लेकिन कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला और जिन कुछ मौकों पर उन्हें नौकरी मिली भी उससे होने वाली आय संतोषजनक नहीं थी। सौभाग्य से ठीक उसी समय जब डोनी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, धनी तांग जेन प्रकट हुए। किसी को नहीं पता कि उस समय डोनी कितना खुश और उत्साहित था, खासकर जब उसे पता चला कि तांग जेन की संपत्ति उससे कहीं अधिक थी। वह इतना उत्साहित था कि उसे मुश्किल से नींद आ रही थी। वह खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि वह इस अवसर को किसी भी कीमत पर नहीं गंवा सकता, अन्यथा उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। इस विचार के साथ डोनी की निगाहें और भी दृढ़ हो गईं और उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। क्या यही वो गुंडा है जिसे तुमने काम पर रखा था? ये तो स्थानीय नहीं लगता। उसकी निगाहें तांग जेन के पीछे खड़े जेसन पर घूमी और मुख्य रूप से दूसरे की कमर पर बंधी जादुई छोटी तलवार पर केंद्रित थीं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह हथियार काफी मूल्यवान था। बाजार के बारे में उनकी समझ के अनुसार एक साधारण जादुई हथियार की कीमत सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर होती है, लेकिन अब यह एक अनुयायी के पास है। क्या उन्हें डर नहीं है कि अनुयायी पैसे के लालच में आ जाएगा या भागने का मौका ढूंढ लेगा? वो वाकई में बहुत खर्चीला है। वो बिना किसी रोक टोक के पैसे खर्च करता है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। चुपचाप खड़े जेसन को देखकर डोनी की आंखों में ईर्ष्या की चमक दिखाई दी। दूसरे व्यक्ति की शक्ल सूरत के बारे में उसे लगा कि वह जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। बेशक, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। इस नॉट को एक अमीर आदमी ने काम पर रखा था, जो कि बहुत अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं है। ये सोचकर डोनी मन ही मन में उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाया। जितनी अधिक मूल्यवान चीजें हों उतना ही अच्छा है। सारे सोने के सिक्के और उपकरण, यहाँ तक कि इस धनी व्यक्ति का माल से भरा जहाज भी, अंततः ये सब मेरे ही हैं। लगभग समय हो गया है, क्या हम अब चलें? तांग जेन के सिर हिलाने के बाद डोनी तुरंत मुड़ा और गांव के बाहरी इलाके में एक रास्ते की ओर तेजी से चलने लगा। झाड़ियों से ढका ये रास्ता बेहद एकांत में है और ऐसा लगता है कि इसे भोजन इकट्ठा करने वालों और शिकारियों ने बनाया होगा। अपने सबसे संकरे बिंदु पर यह लगभग 1 मीटर चौड़ा है और चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ है। तांग जेन और उनके साथी संकरे और घुमावदार रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में कुछ पक्षी और जानवर दिखाई देते, जिनकी आंखों में जिज्ञासा भरी होती और वे बिना हिले डुले उन्हें घूरते रहते। डॉनी उस रास्ते से बहुत अच्छी तरह वाकिफ लग रहा था। आगे आगे चलते हुए वह बीच बीच में पीछे मुड़कर तांग जेन को अजगर के साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में बताता था। आपको अंदाजा भी नहीं है, जब मैंने पहली बार अजगर को देखा तो मैं लगभग पूरी तरह से भयभीत हो गया था और मेरी आत्मा तक कांप रही थी। वह अजगर विशालकाय था, लगभग एक छोटे पहाड़ जैसा, और जब वह उड़ता था तो वह सूरज को भी ढक लेता था। अगर तुम अजगर की आंखों में देखते तो तुम्हें उसकी निगाहें बेहद डरावनी लगतीं। उसने बस मेरी छुपी हुई जगह पर एक नज़र डाली और मेरे पैर कांपने लगे, मेरी सारी ताकत गायब हो गई। ये देखकर कि तांग जेन काफी दिलचस्पी दिखा रही थी, डोनी और भी उत्साह से बोलने लगा और मन ही मन खुद से खुश था। उसने तांग जेन को अजगर के बारे में इतनी विस्तार से बताने का कारण केवल तांग जेन की जिज्ञासा को बनाए रखना और उसे कठिन मार्ग और उसके डर के कारण मिशन छोड़ने से रोकना था। उस स्थिति में उनकी पिछली सभी तैयारियां व्यर्थ हो जाएंगी। अगर ऐसा सचमुच होता तो डॉनी शायद पूरी तरह से पागल हो जाता। तांग जेन से बात करते समय वह लगातार दूरी की गणना भी कर रहा था और उसका मूड तेजी से चिंतित और घबराया हुआ होता जा रहा था। आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। क्यों? तांग जेन, जो टहलते हुए डोनी की जीवंत कहानी सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, जबकि उसकी आंखें, जो लोगों के दिलों को भेदने में सक्षम प्रतीत होती थीं, डोनी को ध्यान से घूर रही थीं। घबराया हुआ? बिल्कुल, मैं तो जरूर घबराया हुआ हूँ। आखिरकार हम एक अजगर की गुफा से खजाने चुराने जा रहे हैं, इसलिए घबराहट और उत्साह होना तो लाजमी है। हा हा हा। तांग जेन द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर डोनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दिल खोलकर हंसने लगा। असल में आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक अजगर है। अगर हम जब उसकी गुफा तक पहुंचे तब भी वह अपनी मांद में ही हो तो हम उसे पकड़कर उसके साथ थोड़ा मजा कर सकते हैं। तांग जेन मजाक कर रहा था, उसने यह बात लापरवाही से कही थी, लेकिन डोनी को ऐसा लगा जैसे वह सच कह रहा हो। मुझे लगता है मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। हे, अगर तुम सच में अजगर को जिंदा पकड़ लेते हो तो तुम्हारा नाम शायद पूरे वाइट्रन में फैल जाएगा। डॉनी ने एक अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन बात जारी रखते हुए कहा, हालांकि अजगर को मारना पौराणिक है, लेकिन यह असंभव नहीं है। लेकिन एक विशालकाय अजगर को जिंदा पकड़ना इतना मुश्किल है कि इसके बारे में सोचने मात्र से ही निराशा होती है। श्री तांग जेन, क्या आप वाकई मजाक नहीं कर रहे हैं?
हालांकि डोनी लगातार तांगजेन की बातों से सहमत होता रहा, लेकिन वह तांगजेन के अहंकारी और अज्ञानी विचारों का खंडन करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या समुद्र पार से आया यह अमीर आदमी पागल है, जो एक विशालकाय अजगर को जिंदा पकड़ना चाहता है? ये अमीर लोग अपनी सीमाओं से बिल्कुल अनजान हैं। डॉनी के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। वह हंसा और आगे बढ़ने के लिए मुड़ गया। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि होली स्पिरिट सिटी के नकाबपोश सरदारों ने भी उसकी बातें सुनकर अपनी आंखों में तिरस्कार का भाव दिखाया। मूर्ख, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बूढ़े लोगों ने पहले कभी अजगर नहीं देखा है, और अजगर वाकई उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितना तुम कहते हो? शायद इस दुनिया के मूल निवासियों के लिए ड्रैगन बेहद डरावने जीव हैं, लेकिन पवित्र ड्रैगन शहर के साधकों के लिए ये जीव कुछ खास नहीं हैं। पवित्र ड्रैगन शहर के पीछे की घाटी में अब एक काला ड्रैगन कैद है जिसकी शक्ति राजा स्तर तक पहुंच गई है। इसके बावजूद इस व्यक्ति को शहर के सरदार ने बुरी तरह पीटा और वह वर्तमान में गहरी नींद में है। साथ ही साथ वह होली ड्रैगन सिटी के शोधकर्ताओं के लिए एक प्रायोगिक विषय भी बन गया है। मुझे यकीन है कि जब यह आदमी जागेगा तो वह ये देखकर हैरान रह जाएगा कि अचानक उसके ढेर सारे बच्चे हो गए हैं। उस समय अप्रत्याशित रूप से पिता बने काले अजगर के चेहरे पर काफी रंगीन भाव रहे होंगे। अगर यह आदमी होली ड्रैगन सिटी के हाथों में पड़ जाता है और वे उसकी बची हुई कीमत का पूरा फायदा नहीं उठाते हैं, तो वह इस जन्म में कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। इससे एक बात और साबित होती है, जो लोग होली ड्रैगन सिटी के दुश्मनों को उकसाते हैं उनका अंत लगभग कभी अच्छा नहीं होता। पवित्र ड्रैगन सिटी अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाएगी। स्टॉप। अध्याय 955 जाल। दोनों पक्षों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग विचार सामने आए। डॉनी जैसे स्थानीय निवासी के लिए ड्रैगन बेहद डरावने जीव थे जो लगभग आपदा के पर्याय थे। हालांकि पवित्र ड्रैगन शहर के साधकों के लिए ड्रैगन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक शक्तिशाली राक्षस है और उसका कोई अन्य विशेष महत्व नहीं है। होली ड्रैगन सिटी ने इसी तरह के एक से अधिक राक्षसों को मार गिराया था और होली ड्रैगन सिटी के साधकों की नज़र में यह कोई खास बात नहीं थी। अगर तांगजेन ने कोई कदम नहीं भी उठाया होता, तब भी होली ड्रैगन सिटी के श्रेष्ठ साधक अपने बेहतरीन हथियारों और उपकरणों के साथ आसानी से ड्रैगन को मार सकते थे। इसलिए पवित्र ड्रैगन नगरी के स्वामियों को ऐसे शक्तिशाली राजा स्तरीय प्राणी से जरा भी भय नहीं था। यदि इस समय दोनों पक्ष आमने सामने आ भी जाते तो वे उसे घेरने और ड्रैगन को मारने का वीरतापूर्ण कार्य करने में जरा भी संकोच नहीं करते। जैसे जैसे पवित्र ड्रैगन नगरी का स्तर बढ़ता जाएगा, नगरी के साधकों की शक्ति में भी लगातार सुधार होता रहेगा। भविष्य में पवित्र ड्रैगन नगरी का एक साधक अकेले ही एक विशालकाय ड्रैगन को आसानी से मार सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में डॉनी ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि डॉनी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी उपहास की भावना छिपी हुई थी, क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठा से आगे आगे चल रहा था। हालांकि पहाड़ी रास्ता कठिन था, फिर भी यह समूह को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। यहाँ तक कि जब उनका सामना कुछ खूंखार जानवरों से हुआ तो समूह ने उनसे तुरंत निपट लिया। तांगजेन और उसके साथियों ने इन जंगली जानवरों के शवों को नीची नज़रों से देखा और लापरवाही से उन्हें जंगल में फेंक दिया। हालांकि डॉनी को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह जानता था कि महत्वपूर्ण मामले ज़्यादा जरूरी हैं, इसलिए उसने हमेशा की तरह शव से सामग्री इकट्ठा नहीं की, भले ही वे बहुत मूल्यवान थीं। कई लड़ाइयों के बाद उसे पवित्र ड्रैगन सिटी के स्वामी की युद्ध क्षमता के बारे में कुछ जानकारी मिली और उसकी आशंका और भी बढ़ गई। फिर भी उसे खुद पर पूरा भरोसा था। पवित्र ड्रैगन नगरी के ये साधक शक्तिशाली तो थे, लेकिन फिर भी मौत से नहीं बच सकते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पवित्र ड्रैगन शहर के इन सरदारों ने जंगली जानवरों का शिकार करते समय अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। अगर डॉनी को सच में लगता है कि होली ड्रैगन सिटी का स्वामी केवल इतना ही कर सकता है और इसलिए वह अपनी सतर्कता कम कर देता है, तो उसकी निश्चित रूप से भयानक मौत होगी। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, उनके पैरों के नीचे का रास्ता खत्म हो गया था और अचानक उनके सामने अजीबोगरीब चट्टानों से भरी एक विशाल घाटी दिखाई दी। घाटी लगभग बंजर थी और हर चट्टान एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी। इसकी घिसी पिटी सतह पर झिलमिलाते छल्लेनुमा पैटर्न बने हुए थे, जो किसी विशेष प्रकार के खनिज के प्रतीत होते थे। विशाल चट्टानों की इस घाटी का अनुसरण करें और अंत में आपको एक विशाल पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत की चोटी के पास एक मंदिर है और विशालकाय अजगर वहां कुंडली मारकर बैठा है। डॉनी ने पत्थरों के बीच के संकरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए तांगजेन और अन्य लोगों को समझाया। पसीना पोंछने के बहाने उसने घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित एक विशाल चट्टान पर नजर डाली। जब उसने चट्टान के नीचे रखे कुछ छोटे पत्थरों को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। श्रीमान तांगजेन, क्या हम यहाँ थोड़ी देर आराम करें या अपना रास्ता जारी रखें? मेरा सुझाव है कि हम अपना रास्ता जारी रखें, क्योंकि अजगर की मान तक पहुंचने के बाद हमें बहुत कुछ करना है और अंधेरा होने से पहले इस जंगल को छोड़ देना ही सबसे अच्छा होगा। ये पर्वत श्रृंखला रात के समय खतरनाक होती है।
खूंखार जानवरों के अलावा भयानक राक्षसों और दुष्ट जादूगरों से सामना होने की भी पूरी संभावना रहती है। तांग जेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर धीरे से सिर हिलाया, तो चलिए हम अपना रास्ता जारी रखें। ये देखकर कि तांग जेन ने उसकी सलाह मान ली है, डोनी बहुत प्रसन्न हुआ और तांग जेन की बुद्धिमत्ता की लगातार प्रशंसा करता रहा। समूह ने फिर से चलना शुरू किया और आसपास का नज़ारा बड़े बड़े पेड़ों से बदलकर विशाल चट्टानों में बदल गया। गोलाकार चमकती आकृतियों से ढकी उन विशाल चट्टानों को देखकर हर किसी को ऐसा लगा जैसे वे किसी भूलभुलैया में प्रवेश कर गए हों। घाटी के कुछ इलाके खुले हैं, लेकिन वे घरों के आकार के विशालकाय पत्थरों से भरे हुए हैं। अगर आप वहां पैदल चलें तो आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। दोनों ओर की पर्वत चोटियां भी एक दूसरे को काटती हुई घाटी में निरंतर घूमती रहती हैं। ऐसा लगता है कि हर शाखा कहीं न कहीं जाकर मिलती है, लेकिन वास्तव में वह एक बंद गली है। इसके अलावा यहाँ कुछ विचित्र जीव भी हैं जो किसी प्रकार की शक्ति से प्रभावित प्रतीत होते हैं, और वे सभी विशालकाय हो गए हैं और समय समय पर समूह पर हमला करने के लिए बाहर निकल आते हैं। कई बार समूह का सामना राक्षसों के झुंड से हुआ, लेकिन उन्हें हराने के बाद ही उन्हें पता चला कि वे रास्ता भटक गए थे। जब भी ऐसा होता, डोनी जल्दी से चट्टान पर चढ़ जाता, थोड़ी देर चारों ओर देखता और फिर आगे बढ़ने के लिए नीचे कूद जाता। पत्थरों से भरे घुमावदार रास्ते पर चलते हुए तांग जेन ने अपने बगल में चल रहे डोनी को देखा और अचानक एक सवाल पूछा। डोनी, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? डोनी, जो इधर उधर देख रहा था, ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग जेन ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। हालांकि वह तुरंत मुस्कुराया और थोड़ी भावुकता के साथ बोला, मेरे पास पैसों की कमी है। जी हाँ, मेरे पास सचमुच पैसों की कमी है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं किसी शराबखाने में बैठकर दूसरों को शराब पीते हुए नहीं देखता। अंततः सारी समस्या पैसों की कमी के कारण ही उत्पन्न होती है। इस समय डोनी को कुछ सूझा और वह हल्की सी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाया। तांग जेन ने सिर हिलाया, कुछ उदास डोनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो इस काम के खत्म होने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे तुम कुछ समय तक जमकर खर्च कर पाओगे, है ना? अपने आसपास का जायजा ले रहे डोनी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने आधे अधूरे मुस्कुराते चेहरे वाले तांग जेन की ओर मुड़कर देखा और धीरे से आधा कदम पीछे हट गया। साथ ही उसने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, श्रीमान तांग जेन, आपका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। तांग जेन ने डोनी को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर 2 मंजिला ऊंचे पत्थरों पर नजर डाली और एक ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, है ना? वरना तुम घबरा क्यों रहे हो? डॉनी के दिल में आशंका का भाव जागा और उसने एक कदम पीछे हटते हुए धीरे धीरे अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखी लंबी तलवार की ओर बढ़ाया। तांग जेन ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसकी निगाहें डोनी की ओर इस तरह थीं मानो वह किसी ऐसी चींटी को देख रहा हो जो चालाक होने का नाटक कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? जैसा तुमने सोचा था, तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश बहुत पहले ही हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें नाटक करना बंद कर देना चाहिए। इतनी देर तक परफॉर्म करने के बाद आप जरूर थक गए होंगे, है ना? ये सुनकर डोनी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या मेरी छुप गई थी? उन्होंने मुझे वहीं क्यों नहीं बेनकाब किया और इसके बजाय मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आ गए? हे, तुम तो बड़े आत्मविश्वास से भरे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? डॉनी के कुछ विकृत चेहरे पर तिरस्कार और उपहास का भाव झलक रहा था जब वह तांग जेन को ऐसे देख रहा था मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। बकवास करना बंद करो, तुम सब मर जाओ। डॉनी की बेतहाशा हंसी के साथ ही आसपास की चट्टानों से भी हंसी की गूंज सुनाई दी। फिर चट्टानों पर कई फुर्तीली आकृतियां प्रकट हुईं और उन्होंने तांग जेन और अन्य लोगों को घेर लिया। इन लोगों के शरीर पर टैटू बने हुए थे। वे जानवरों की खोपड़ियों से बने हेलमेट पहनते थे और केवल जानवरों की खाल से बने छोटे वस्त्र ही धारण करते थे। उनके जूते भी जानवरों की खाल से बने थे। वे तरह तरह के हथियार लिए हुए थे जो फर से सजे हुए थे, जिससे उनका रूप रंग काफी खुरदरा और मजबूत दिखता था। अपने जर्जर साजो सामान के बावजूद इन लोगों में एक अत्यंत उग्र आभा थी। जिस तरह से वे तांग जेन और अन्य लोगों को देख रहे थे, वह ऐसा था मानो भूखे भेड़ियों का झुंड किसी जाल में फंसे मेमनों को घूर रहा हो। ऐसा लगता है कि उनकी नज़रों में तांग जेन और बाकी लोग सबसे स्वादिष्ट भोजन हैं, जिन्हें देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। STOPPE अध्याय 956 दुष्ट देवताओं के अनुयायी। जैसे ही ये भयंकर दिखने वाले हमलावर प्रकट हुए, तांग जेन के पीछे खड़ा जेसन अचानक बिजली की गति से अपना हथियार निकालकर तांग जेन को अपने पीछे ढाल बना लिया। मेरे पीछे छिप जाओ और मौका मिलते ही पीछे हट जाओ। जेसन ने अपने चारों ओर घात लगाकर बैठे हमलावरों को गंभीर भाव से देखा और बिना सिर घुमाए उसने तांग जेन को सलाह दी। ये देखकर तांग जेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया और कर्तव्यपरायण प्रदर्शन की बहुत सराहना की।
हालांकि जेसन को काम पर रखने का मुख्य कारण उसकी विशेष पहचान थी, लेकिन इस विशेष दुनिया में ऐसे व्यक्ति का अनुभव लगभग किसी चीट कोड होने से अलग नहीं है। तांग जेन उस व्यक्ति को, जो लगभग चुना हुआ व्यक्ति था, अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने पहल की और उसे अपने खेमे में खींच लिया। अगर जेसन भविष्य में उसका विरोध करने की कोशिश करता है तो तांग जेन बिना किसी झिझक के उसे मार डालेगा। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए दूसरा पक्ष अच्छे चरित्र का प्रतीत होता है। इतने सारे दुर्जय शत्रुओं का सामना करते हुए भी उसने बिना किसी झिझक के अपनी रक्षा के लिए तलवार निकाल ली। भले ही तांग जेन को इसकी जरूरत न हो, फिर भी दूसरे पक्ष का व्यवहार प्रशंसा और प्रोत्साहन के योग्य था। चिंता मत करो, हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। तांग जेन हंसा और जेसन के कंधे पर थपथपाते हुए उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए और अपनी लंबी तलवार उठाए हुए डोनी पर ठंडी नजर डाली और तनावग्रस्त मांसपेशियों वाले जेसन से पूछा, जेसन, क्या तुम जानते हो कि ये लोग कहाँ से आए हैं? ये सुनकर जेसन, जिसके पास एक घातक छोटी तलवार और एक लंबी तलवार दोनों थीं, ने तुरंत जवाब दिया, ये एक दुष्ट देवता के अनुयायी हैं। इन्हें धन से घृणा है और इन्होंने दुष्ट देवता की पूजा के लिए सब कुछ त्याग दिया है। ये अक्सर दुष्ट देवता को मानवों के सिर की बलि देते हैं और शक्तिशाली साहसी लोगों को खाने का भी आनंद लेते हैं, यह मानते हुए कि वे उनकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग बिल्कुल फॉरेस्ट वोन जैसे हैं, गली के चूहे। चेहरा दिखाते ही इनका कत्लेआम कर दिया जाएगा, इसीलिए तो ये ऐसी जगह छिपे हुए हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने डोनी की ओर देखा, उसकी घृणा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। इस आदमी ने इन दुष्ट देवताओं के अनुयायियों के साथ मिलकर शक्तिशाली बलि के लिए बलि इकट्ठा करने की साजिश रची होगी। चूंकि इन दुष्ट देवताओं के अनुयायी पैसे को पसंद नहीं करते, इसलिए अंत में ये सभी उसके द्वारा ही ले जाए जाएंगे। वो कमीना, न जाने कितने साहसी लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया है। उसे 100 बार मार डालना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तांग जेन ने सिर हिलाया और अपने आसपास मौजूद होली ड्रैगन सिटी के सरदारों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मैं समझ गया, लेकिन ये लोग कुछ हद तक उपयोगी हैं, इसलिए मेरा समय व्यर्थ नहीं गया। उन सबको जमीन पर गिराकर पीटें, लेकिन कोशिश करें कि कुछ को जिंदा छोड़ दें। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी मुस्कुराए और अपनी कमर से हथियार निकालकर दुष्ट देवता के अनुयायियों की ओर दौड़ पड़े। दुष्ट देवता के अनुयायियों ने भी अजीबोगरीब चीखें निकाली और चट्टान से कूदकर पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी से टकरा गए। डॉनी, हाथ में तलवार लिए, ठंडी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। वह दुष्ट देवता के इन अनुयायियों की ताकत को किसी और से बेहतर जानता था। अपने साधारण और कच्चे उपकरणों के बावजूद उनमें से कई शक्तिशाली साहसी थे जिनके पास दुष्ट देवता से जुड़ने से पहले काफ़ी युद्ध क्षमता थी। इसके अलावा निरंतर चयन और उन्मूलन के माध्यम से कमजोर लोग पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, और जो बचे हैं वे सभी अभिजात वर्ग के लोग हैं। ऐसे दर्जनों अभिजात वर्ग के एक साथ काम करने पर धनी व्यक्ति के दल भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये लोग तलवारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बल्कि किसी अज्ञात पदार्थ से बनी उन काली छड़ियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डॉनी अभी यह सोच ही रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी उसने जो देखा उससे वह अचंभित होकर देखता रह गया। पवित्र ड्रैगन सिटी के सरदार काले डंडे लिए हुए अविश्वसनीय गति से दुष्ट देवता के अनुयायियों के पास पहुंचे और फिर उन पागलों पर अपने हथियार तान दिए। फिर बिजली की एक चमक के बीच तलवार और चाकू लहरा रहे ये दुष्ट देवता के अनुयायी अचानक उन्माद में आ गए, स्थिर खड़े हो गए, कांपने लगे और मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, दुष्ट देवता के 10 अनुयायी अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनका क्या हुआ यह अज्ञात है। दुष्ट देवता के अन्य अनुयायी चौंक गए और पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामियों को सतर्क भाव से देखने लगे, जबकि एक तरफ खड़ा डोनी इतना भयभीत हो गया कि वह लगभग उछल पड़ा। उसकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ये तो बिजली का जादू है, धिक्कार है। क्या ये लोग न केवल मार्शल आर्टिस्ट हैं, बल्कि बिजली के जादूगर भी हैं? नहीं, यह एक जादुई हथियार होना चाहिए जिसमें बिजली के हमलों की शक्ति समाहित हो। होली ड्रैगन सिटी लॉर्ड के हथियार से निकलती बिजली की चिंगारियां देखकर डोनी के चेहरे के भाव प्रकाश और छाया के बीच बदलते रहे और उसके दिल में उठने वाली अशुभ भावना और भी मजबूत होती गई। इन बाहरी लोगों के समूह के उपकरण और ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उनके उपकरणों को नजरअंदाज करने पर भी उनकी गति और युद्ध क्षमता दुष्ट देवता के इन अनुयायियों को पूरी तरह से पराजित करने के लिए पर्याप्त थी। धिक्कार है, वे इतने अमीर और शक्तिशाली हैं, आखिर वे कहाँ से आते हैं? तांग जेन की शांत मुस्कान देखकर डोनी के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। वह कांपने लगा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तांग जेन, जो मूल रूप से उसकी नज़रों में महज एक साधारण व्यक्ति था, अब उस पर जबरदस्त दबाव डाल रहा था जिससे उसकी आत्मा कांप रही थी। यह एहसास इतना जाना पहचाना है, मानो किसी विशालकाय अजगर का सामना कर रहे हों। डॉनी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर दहशत के भाव आ गए और वह बिना किसी झिझक के मुड़ा और भाग गया।
ये देखकर तांग जेन ने जेसन की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे बिना मारे जिंदा पकड़ो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जेसन ने सिर हिलाया, फिर पलक झपकते ही डोनी के पीछे दौड़ पड़ा, जो पहले ही उस चट्टान के पीछे गायब हो चुका था। इस दृश्य को देखकर तांग जेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, युद्ध क्षेत्र की ओर मुड़ा और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके बेहोश पड़े दुष्ट देवता के अनुयायियों को एक साथ इकट्ठा किया। एक विशेष विधि का प्रयोग करके उन्हें उत्तेजित करने पर दुष्ट देवता के सभी अचेतन अनुयायी जाग उठे। पहले तो उन्होंने खाली निगाहों से चारों ओर देखा और फिर उनकी आंखों में फिर से भयंकर क्रोध की चमक आ गई। लेकिन जब उन्होंने खड़े होने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि उनके शरीर किसी पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं और वे अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहे थे। वे इस बंधन से मुक्त होने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह सब व्यर्थ और उनकी ऊर्जा की बर्बादी थी। अगर तांग जेन चाहता तो वह इन दुष्ट देवता अनुयायियों को पल भर में चूर चूर कर सकता था। उनकी शक्ति स्वामी स्तर की नहीं थी, इसलिए वे थक तो जाते पर तांग जेन के वश से बच नहीं पाते। हालांकि तांग जेन को दूसरे पक्ष के इस पागलपन भरे व्यवहार में काफी दिलचस्पी थी। उसने अनायास ही दुष्ट देवता के एक अनुयायी को रोका और दूसरे पक्ष की उन्मादी निगाहों के सामने ही अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर सीधे उसका सिर पकड़ लिया। सिर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि सिर में 9 महल हैं, जिनमें से निवान महल वह स्थान है जहां देवता निवास करते हैं। कमजोर लोग इसके रहस्यों को जान ही नहीं सकते। होली ड्रैगन सिटी में रहने वाले आत्मा आवासित शरीर इस सिद्धांत का उपयोग करके पुनर्जन्म लेने वालों को उन शरीरों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं जो उनके नहीं होते हैं। तांग जेन अपनी प्रबल मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हुए आत्मा की सुरक्षा को जबरदस्ती भेद कर उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था जहां आत्मा छिपी हुई थी, ताकि वह दूसरे पक्ष की सबसे गहरी यादों को पढ़ सके और यहां तक कि उन्हें जबरदस्ती बदल भी सके। तांग जेन की मानसिक शक्ति से प्रभावित होने के बाद दुष्ट देवता के अनुयायी ने तुरंत अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और मिट्टी के ढेर की तरह बेजान हो गया। अरे वाह, इन लोगों का तो ब्रेन वॉश और सम्मोहन कर दिया गया है, इसीलिए तो ये इतने पागल हैं। 1 मिनट बाद तांग जेन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और जिस दुष्ट देवता के अनुयायी की यादें उसने पढ़ी थीं, उसे होश आ गया। कुछ क्षण जमीन पर संघर्ष करने के बाद वह अचानक तांग जेन की ओर रेंगने लगा। ये देखकर पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी ने तुरंत उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन तांग जेन ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसी क्षण वह अनुयायी तांग जेन के पास चढ़ चुका था, उसके जूतों को गले लगाने और बार बार चूमने लगा था। उसका चेहरा श्रद्धा और कट्टरता से भरा हुआ था। जब अन्य सरदारों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित और संदेह से भर गए, लेकिन किसी ने भी प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। तांग जेन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया। स्टॉप। अध्याय 957 कठपुतली। जब तांग जेन इस दुष्ट देवता के अनुयायी की यादें पढ़ रहा था तो उसे कुछ असामान्य बात पता चली। दुष्ट देवता का यह अनुयायी मूल रूप से अच्छी खासी ताकत वाला एक साधारण साहसी व्यक्ति था और वह मूल रूप से किसी रहस्यमय दुष्ट देवता की पूजा नहीं करता था। हालांकि एक मिशन के दौरान उनकी साहसिक टीम गलती से एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में प्रवेश कर गई और फिर अप्रत्याशित रूप से एक भूमिगत गुफा की खोज कर ली। जिज्ञासा और अज्ञात धन की लालसा से प्रेरित होकर वे मंदिर में दाखिल हुए और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। भूमिगत स्थान खाली था, चारों ओर पेड़ों की मुड़ी हुई जड़ें लटक रही थीं, जबकि जमीन हड्डियों की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। ये कंकाल वहां कितने समय से पड़े हैं यह अज्ञात है और अब पूरी तरह से सड़ चुके हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इनमें एक भी खोपड़ी नहीं है। अपने डर और संदेह को दबाते हुए वे धीरे धीरे भूमिगत रूप से लगे फ्लोरोसेंट पौधों का उपयोग करते हुए आगे बढ़े और जल्द ही एक विशाल भूमिगत स्थान पर पहुंच गए। ये स्थान पिछले स्थान से 10 गुना से भी अधिक बड़ा है और यह विशाल चमकदार कवकों से भरा हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ हमेशा गोधूली बेला रहती है। यहीं पर उन्हें एक विशाल और विचित्र वेदी और खोपड़ियों का एक पहाड़ मिला। स्पष्टतः उन शवों के सिरों को विशेष भेंट के रूप में यहाँ ढेर किया गया था। कंकालों के अलावा वेदी हथियारों और सोने चांदी के खजानों के ढेर से भरी हुई थी, जो एक मादक चमक के साथ जगमगा रहे थे, जिसे एक ही नज़र में देखकर किसी का भी दिल तेजी से धड़कने लगता था। हालांकि जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह वेदी के केंद्र में स्थित लगभग 5 मीटर ऊंची एक विचित्र मूर्ति थी। यह मूर्ति बेहद भयंकर दिखती है, जिसका सिर सांप का और शरीर मनुष्य का है। 6 भुजाएं हैं, खंभों जैसे पैर हैं और इसके पीछे एक विशाल पूंछ लटक रही है। इसके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई अज्ञात देवता है। वह मूर्ति इतनी सजीव थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो जब से वे भूमिगत स्थान में दाखिल हुए थे तब से वह उन्हें घूर रही हो। उसकी आंखों में एक भयंकर और धूर्त प्रकाश चमक रहा था। अगर उन्हें यकीन नहीं होता कि यह एक मूर्ति है तो वे इसे एक जीवित प्राणी भी समझ सकते थे। इसी क्षण साहसी लोगों ने एक और अप्रत्याशित खोज की। मूर्ति को तराशने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ और विशाल आत्मा पत्थर थी। इस खोज ने साहसी लोगों को तुरंत रोमांचित कर दिया।
सोलस्टोन वैसे भी बहुत महंगे होते हैं और इतने बड़े सोलस्टोन को तो निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना कहा जा सकता है। अनगिनत जादूगर और बड़े व्यापारी इसे खरीदने के लिए होड़ करेंगे। अगर उन्हें वह वापस मिल जाए तो उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हालांकि इस अजीबोगरीब माहौल ने उन्हें काफ़ी सतर्क कर दिया था, लेकिन उनके लिए इस अविश्वसनीय अवसर को छोड़ना नामुमकिन था। इसलिए आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। अगर कोई खतरा होता तो वे पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाते और फिर विशेषज्ञों से मदद मांगते। कुछ आशंकाओं और कुछ उम्मीदों के मिश्रण के साथ वे धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़े और उनकी यात्रा के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। जमीन पर पड़े सोने और चांदी के खजाने को उठाने के बाद भी कुछ भी असामान्य नहीं था, जिससे उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। वे शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे थे। ये जगह महज एक परित्यक्त प्राचीन वेदी थी और उन्हें यह मिल जाना वाकई एक संयोग था। अपनी चिंताओं के दूर होते ही साहसी लोग तुरंत आगे बढ़े, कीमती रत्नों को उठाया और उन्हें अपने बैग में डाल दिया। खजाना इकट्ठा करते समय साहसी व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा और पाया कि आत्मा के पत्थर से बनी मूर्ति ने अपना सिर घुमा लिया था और एक धूर्त और रहस्यमयी निगाह से उन्हें घूर रही थी। मूर्ति की आंखें देखते ही उस साहसी व्यक्ति को अपने दिमाग में एक जोरदार धमाका महसूस हुआ और फिर वह बेहोश हो गया। ... यह आखिरी दृश्य था जिसे तांगझेन ने इस दुष्ट देवता के अनुयायी की स्मृति में देखा था, एक सामान्य व्यक्ति की स्मृति, और इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तांगझेन ने भी इस धुंधली और अधूरी याद को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। उस दुष्ट देवता के अनुयायियों की बात की यादों में उस दुष्ट देवता के प्रति पूजा की एक प्रबल भावना थी, जो लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। उसके मन में दुष्ट देवता की सेवा करने, उसके लिए बलिदान ढूंढने और अनुयायी बनाने के अलावा और कोई विचार नहीं था। सोच में ये बदलाव बहुत अचानक हुआ है और बेहद असामान्य प्रतीत होता है। तांगझेन द्वारा जांच करने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में बहुत असामान्य था, क्योंकि उनकी यादों को बदल दिया गया था और जबरदस्ती उनमें डाल दिया गया था। ये कहा जा सकता है कि जिस साहसी व्यक्ति की यादें बदल दी गई हैं, वह एक कठपुतली बन गया है जो पूरी तरह से दुष्ट देवता की सेवा में समर्पित है। यह विधि कपटपूर्ण है, ये किसी व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जिससे वह केवल प्रत्यारोपित यादों को दोहराने में सक्षम रह जाता है और उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। दुष्ट देवता के अनुयायियों के असामान्य व्यवहार का कारण ये था कि तांगझेन ने अभी अभी उनकी यह स्मृति मिटा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप वे पागलों की तरह उसकी पूजा करने लगे और उसके हर शब्द का पालन करने लगे। हालांकि वह बस इतना ही कर सकता है, और यह भी उस दुष्ट देवता द्वारा किए गए संशोधनों पर आधारित है। फिलहाल वह स्वयं उस दुष्ट देवता का कोई अनुयायी नहीं बना सकता। पहली बात तो यह है कि मानसिक शक्ति अपर्याप्त है, दूसरी बात कोई गुप्त तकनीक भी नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर कोई चाल चली जाए तो वह केवल प्रतिद्वंदी को मूर्ख ही साबित कर देगी। हालांकि तांगझेन को इस दुष्ट देवता की विधियों में काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि यद्यपि उसके पास समान कौशल थे, लेकिन प्रभाव स्पष्ट नहीं थे और इस विधि की तुलना में कहीं अधिक जटिल थे। तांगझेन को फिलहाल उस दुष्ट देवता की शक्ति के बारे में पक्का पता नहीं था, लेकिन वह उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में बेहद दिलचस्पी रखता था। यदि उसके पास ऐसे साधन होते तो वह स्वयं अपने लिए कठपुतलियों का एक समूह बना सकता था। ये सोचते हुए उसने दुष्ट देवता के अन्य अनुयायियों की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने लापरवाही से एक क्रूर चेहरे वाले दुष्ट देवता के अनुयायी को अपने हाथ में खींच लिया। ये लोग तो पहले से ही बेकार हैं, तो क्यों न मैं इनका इस्तेमाल कर लूं और इन्हें छोटे मोटे काम करने वालों और अंगरक्षकों के रूप में लगा दूं। आखिरकार इस दुष्ट देवता के अनुयायियों की ताकत अभी भी मुश्किल से ही प्रदर्शित करने योग्य है। तांगझेन के पास अपार मानसिक शक्ति थी और चून की स्मृति को संशोधित करना केवल एक सरल और सीधा आदेश था, लगभग कॉपी और पेस्ट करने जैसा, इसलिए उसे इन दुष्ट देवता अनुयायियों की यादों को पूरी तरह से बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दुष्ट देवता के इन अनुयायियों की कट्टर निगाहों को देखकर स्पष्ट है कि तांगझेन का तरीका बहुत कारगर साबित हुआ। तांगझेन ने लापरवाही से अपने भंडारगृह से कृत्रिम चमड़े के कवच का एक ढेर निकाला और उसे सीधे उन कठपुतलियों के सामने फेंक दिया जो सुधर चुकी थीं। अपने कपड़े उतारो और उन्हें एक साथ रखो, फिर ये काले चमड़े के कवच पहन लो। जल्दी करो। उसकी भंडारण पेटी बहुत बड़ी थी और उसमें आपातकालीन स्थितियों के लिए कई चीजें रखी थीं जिनका उपयोग वह अब कर सकता था। ये सुनकर नए अधीनस्थ कर्मचारी जो तांगझेन की अत्यधिक प्रशंसा करते थे तुरंत नग्न हो गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। जमीन पर बेहद मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं वाले उच्च तकनीक वाले चमड़े के कवच को पहनने के बाद इन नवागंतुक अधीनस्थों ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और काफ़ी प्रभावशाली दिखने लगे। तांगझेन ने उन पर एक नज़र डाली, फिर अपने भंडारगृह से कुछ हथियार और काली वस्तुएं निकाली और उन्हें अपने नए अधीनस्थों के सामने फेंक दिया। जल्द ही इन नए गुर्गों ने काले मुखौटे पहन लिए और हथियार उठा लिए, जिससे उन्हें दुष्ट देवता के मूल अनुयायियों के रूप में पहचानना असंभव हो गया। अच्छा हुआ, अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा।
दुष्ट देवता के अनुयायियों से संबंधित सभी वस्तुओं को जलाकर राख करने के बाद तांग जेन ने संतुष्टि से ताली बजाई और चट्टान में बने रास्ते की ओर देखने के लिए मुड़ा। कुछ ही देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी और फिर जेसन अपने चेहरे पर खून के निशान लिए हुए खून से लथपथ एक आदमी को अपनी बाहों में घसीटता हुआ दिखाई दिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डोनी था, जो अभी अभी बच निकला था, लेकिन अब वह मौत के कगार पर था और उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। जेसन ने उसे मारा नहीं, लेकिन उसकी अस्त व्यस्त हालत को देखते हुए शायद एक ही वार में मर जाना उसके लिए बेहतर होता। तांग जेन को समझ नहीं आ रहा था कि जेसन इस आदमी से इतनी नफरत क्यों करता है। जेसन द्वारा पहले तांग जेन को चेतावनी देने के कार्य को देखते हुए तांग जेन को यकीन था कि उन दोनों के बीच किसी तरह का संबंध है, और वह ऐसा संबंध है जिसे सुलझाना असंभव है। जेसन पहले से ही तांग जेन के प्रति बहुत नरमी बरत रहा है, क्योंकि वह उसे मार नहीं रहा है। स्टॉप अध्याय 958 जीर्ण शीर्ण मंदिर। डॉनी को घसीटते हुए, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था, जेसन धीरे धीरे भीड़ के आगे बढ़ा। जहां से वह गुजरा वहां जमीन पर पड़े पत्थरों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। जेसन ने काले चमड़े के कवच में परिवर्तित हो चुके दुष्ट देवता के अनुयायियों पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे लगा कि अचानक प्रकट हुए ये नकाबपोश लोग बहुत संदिग्ध थे। दुष्ट देवता के अनुयायियों का घात लगाकर हमला करने का स्थान गायब हो गया था, उसकी जगह इन लोगों ने ले ली थी, जिससे स्वाभाविक रूप से जेसन के मन में एक अजीब विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि दुष्ट देवताओं के सभी अनुयायियों को उनके आकाओं द्वारा वश में कर लिया गया हो और फिर उन्हें नए हथियार और उपकरण दिए गए हों? यह विचार हास्यास्पद है, क्योंकि दुष्ट देवताओं के अनुयायी कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। भले ही उनके सिर काट दिए जाएं, वे वश में नहीं आएंगे। आदेशों का सम्मानपूर्वक पालन करना तो दूर की बात है। जेसन को लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा इतने सारे कवच और हथियार बहुत जगह घेर लेंगे, लेकिन मैंने इससे पहले किसी को भी ये चीज़ें ले जाते हुए नहीं देखा था। हालांकि इस दुनिया में ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक है, लेकिन भंडारण उपकरण जैसी जादुई वस्तुओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जेसन को यह विचार आया। हालांकि जमीन पर पड़े दुष्ट देवता के अनुयायियों के जलते हुए कपड़ों की राख ने उसके संदेह को और बढ़ा दिया, क्योंकि संयोगों की संख्या बहुत अधिक थी। अपने संदेह के बावजूद जेसन इतना मूर्ख नहीं था कि वह पूछे। आखिर हर किसी के कुछ न कुछ राज होते हैं, और वैसे भी इस तरह की बात से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा तांग जेन का उससे कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कुछ भी समझाने की पहल नहीं करेगा। गुरुजी, मैं इस आदमी को वापस ले आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, जेसन ने डोनी को जमीन पर पटक दिया और तांग जेन से कहा, शाबाश, लेकिन लगता है हमारे मिस्टर डोनी को काफ़ी तकलीफ हुई है। जेसन की प्रशंसा करने के बाद तांग जेन ने डोनी की ओर देखा, जो आंखें बंद करके मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। अब आपको क्या कहना है, मिस्टर डोनी? ये सुनकर डोनी ने अपनी सूजी हुई और नीली पड़ चुकी पलकों को खोलने के लिए संघर्ष किया। उसकी लाल आंखें तांग जेन पर घूमी और फिर वह ठंडी हंसी हंस पड़ा। कहने के लिए कुछ खास नहीं है, बस उम्मीद है कि आपका चाकू जल्दी काम करेगा, तब मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वह जानता था कि उसका अंत निश्चित है, इसलिए उसने दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि केवल जल्दी मरने की कामना की। दरअसल उसने जेसन की ओर से हत्या करने की प्रबल इच्छा को पहले ही भांप लिया था, लेकिन अंतिम क्षण में उसने अपनी छोटी तलवार उसकी गर्दन से हटा ली। उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव झलक रहा था। स्पष्टतः ये सब तांग जेन के आदेश पर किया गया था, अन्यथा वह अब तक एक लाश बन चुका होता। ठीक इसी वजह से डोनी के मन में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। उसे लगता था कि तांग जेन के उसे न मारने का कोई कारण जरूर होगा, जो शायद आशा की एक किरण हो सकती है। ये सुनकर तांग जेन ने अपना सिर हिलाया और दूर धुंधली सी दिखाई देने वाली पर्वत चोटियों को अपनी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा के साथ देखा। श्रीमान डोनी, क्या आप इस बार हमारा उद्देश्य भूल गए हैं? ड्रैगन को देखने से पहले मैं आपको कैसे मरने दे सकता हूँ? ये सुनकर डोनी की आंखों में हैरानी झलक उठी। उसने बड़ी मुश्किल से तांग जेन की ओर देखा। उसकी आवाज़ में उलझन थी। क्या तुम सचमुच ड्रैगन को ढूंढने जा रहे हो? कहीं मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? जैसे ही उसने ये कहा, डोनी के मन में अचानक एक विचार आया। अगर वह इसका सही इस्तेमाल करे तो शायद इस बार वह सचमुच मौत से बच सकता है। आप मुझ पर विश्वास करें या न करें, यह मुझ पर निर्भर है। आप मुझे ढूंढ पाएं या न ढूंढ पाएं, यह आप पर निर्भर है। अगर आप मुझे अजगर की गुफा तक नहीं ले जा सकते, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी भयानक मौत होगी। तांग जेन का लहजा न तो गर्म था और न ही ठंडा, लेकिन डोनी को वह बर्फीला लगा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दरअसल उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि उसके आसपास अजीब चमड़े के कवच पहने नकाबपोश लोग असल में उस दुष्ट देवता के अनुयायी थे, जिन्होंने कई बार उसके साथ सहयोग किया था। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये सभी लोग इस कमज़ोर होने का दिखावा करने वाले धनी व्यक्ति के वश में आ गए थे।
दुष्ट देवता के अनुयायियों के व्यवहार को उससे बेहतर कोई नहीं समझता और इसीलिए वह इस कदम को उठाने की कठिनाई से और भी अधिक अवगत है। उसके सामने खड़ा धनी व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। चिंता मत करो, मैंने सचमुच एक अजगर देखा है और मैं तुम्हें उसकी मान तक ले जा सकता हूँ। डॉनी ने आंखें बंद करते हुए कहा और मन ही मन सोचा, एक बार जब हम अजगर को देख लेंगे तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पहले मैं पहले किसी और जगह जाने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जिसमें मेरी बहुत रुचि है। तांग जेन के बोलते ही उन्होंने अपने नवनियुक्त अधीनस्थों में से एक को सिर हिलाकर इशारा किया, जो तुरंत आगे आगे चलने लगा। टीम, जिसमें अब 50 से अधिक लोग शामिल हो चुके थे, एक बार फिर चट्टानों के बीच से अपना रास्ता बनाने में जुट गई। ... दुष्ट देवता की गुफा वास्तव में विशाल चट्टानों की इसी घाटी में स्थित है। कुछ देर तक नौसिखिए गाइड का अनुसरण करने के बाद उनके सामने थोड़ा अधिक खुला क्षेत्र दिखाई दिया। असंख्य चट्टानों के बीच भटकना आसानी से घुटन का एहसास करा सकता है, लेकिन अचानक इस खुले स्थान को देखना किसी छिपे हुए रत्न को खोजने जैसा है, एक सुखद आश्चर्य जैसा। हालांकि यहाँ का माहौल सुकून देने वाला नहीं है और डरपोक लोगों के लिए तो ये भयावह भी हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि खुले मैदान में मानव और पशु दोनों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से सभी का मांस और रक्त अलग हो चुका था। इसके अलावा ये कंकाल सिरविहीन थे, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इन्हें जानबूझकर हटाया गया था। तांग जेन जानता था कि ये उसके नौसिखिए अधीनस्थों का काम है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ और वह आगे बढ़ता रहा। हड्डियों के ढेर से भरे इलाके से गुजरते हुए आपका स्वागत 2 विशाल चट्टानों द्वारा किया जाता है, जो दरवाजों जैसी दिखती हैं और उन पर चमकीली टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन चट्टानों पर खून से रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए हैं। इन 2 विशाल पत्थर के द्वारों के पीछे प्राचीनता और रहस्यमयता का आभास बिखेरती एक इमारत धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने प्रकट होने लगी। यह एक अनाम मंदिर है जो उसी विशिष्ट पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण क्षेत्र लगभग 100 वर्ग मीटर है। मंदिर के अंदर दीवारों पर कुछ अधूरे भित्तिचित्र हैं, जिन्हें पहचानना अब मुश्किल है। जमीन पर कुछ पत्थर की कलाकृतियां बिखरी पड़ी हैं, जिन पर क्षति के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। यहाँ स्थापित मूर्तियों की बात करें तो ऐसा लगता है कि उन पर किसी कुंद वस्तु से हमला किया गया था और वे लंबे समय से मुट्ठी के आकार के मलबे के ढेर में बदल गई हैं, जिन्हें अब उनके मूल रूप में पहचानना मुश्किल है। भगवान ही जाने कि उस हमलावर के मन में कितनी नफरत थी कि उसने मूर्ति को इस हद तक तोड़ दिया। दुष्ट देवता की मूर्ति को छुपाने वाली भूमिगत गुफा इस अनाम मंदिर के नीचे स्थित थी और तांग जेन को प्रवेश द्वार ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं नीचे जाकर देखता हूँ, आप सब यहीं इंतजार कीजिए, तांग जेन ने आदेश दिया और अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में कदम रखने ही वाला था। ये देखकर जेसन ने तुरंत तांग जेन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और सलाह दी, अंदर बहुत खतरा है, अकेले नीचे मत जाओ, अपने साथ किसी को ले जाओ ताकि अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो तुम एक दूसरे की मदद कर सको। जेसन का सुझाव तर्कसंगत था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह दुष्ट देवता की गुफा है, लेकिन आसपास के वातावरण को देखकर ही वह समझ गया था कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि तांग जेन का अकेले गुफा की खोज करना बहुत ही अनुचित व्यवहार था और उन्होंने तुरंत उसे रोकने के लिए छलांग लगा दी। ये कहना जरूरी है कि जेसन ने नौकरी पर रखे जाने के बाद काफी कुशलता से काम किया। चिंता मत करो, अगर हमें कोई खतरा भी आ जाए तो मेरे पास उससे निकलने का रास्ता है। तांग जेन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे गुफा में चला गया। जेसन उसका पीछा करने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े होली ड्रैगन सिटी के स्वामी ने उसे रोक दिया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन पवित्र ड्रैगन सिटी के स्वामी की पकड़ से मुक्त होने में असफल रहा। जब उसने उस व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर तनाव का कोई निशान नहीं था। इस मुकाबले के दौरान जेसन को एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंदी की ताकत शायद उससे कम नहीं थी और हो सकता है कि उससे एक कदम आगे भी हो। चूंकि मालिक के सभी गुर्गे इतने सक्षम हैं, फिर भी वह उन्हें अपने साथ नहीं लाया, इसका मतलब ये होना चाहिए कि वह काफी आत्मविश्वासी है। अचानक जेसन की आंखों के सामने तांग जेन का आत्मविश्वास से भरा चेहरा कौंध गया। मानो उसे कुछ समझ आ गया हो, उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और गुफा के प्रवेश द्वार पर तांग जेन के लौटने का इंतजार करने लगा। स्टॉप।